के लिए मोहतरम जनाब मुफ्ती शमशाद कासमी साहब को दावत दूंगा कि आप आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से प्रोग्राम का आगाज़ करें। मोहतरम मुफ्ती शमशाद कासमी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान। अल्ला तطغوا फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ط वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल्अर्ض वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ذातुल अक्माम वल्हब्बु ذुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। صدق الله العظيम। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शमशाद कासमी साहब। अब इसके बाद मैं बुज़ुर्ग रहनुमा इलियास आज़मी साहब को दावत दूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब केसी त्यागी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। दलित थिंकर, एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर रतन लाल साहब से मेरी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सहाफ़त की दुनिया में हमारे उस्ताद, हमारे सरपरस्त कमर आगा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ़ लाएं। आज तक .in के एडिटर मोहतरम जनाब पनीनी आनंद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब इसके बाद मैं इस्तक़बालिया तकरीब शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी ये रिवायत रही है। हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, इसलिए पूर्वांचली गमछा जो एक कॉटन का गमछा आज हमने मंगवाया है, क्योंकि फूल के बरअक्स क्योंकि फूल मसल दिए जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, यहाँ के बाद उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमने थोड़ा सा रिवायत के बरअक्स फूलों के बजाय गमछा पेश करने की एक रिवायत शुरू की है, जो हम पूर्वांचलियों की पहचान है। मैं एशिया टाइम्स के एडिटर जनाब अशरफ बस्तवी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी आज के जनाब केसी त्यागी साहब को गमछा पेश करें। एशिया टाइम्स के एडिटर अशरफ बस्तवी साहब। इसके बाद मैं जमीयत उलमा हिंद के PRO मीडिया राब्ता-ए-कार अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ।
और बुजुर्ग रहनुमा 2 बार लोकसभा में सांसद रहे इलियास आज़मी साहब को रिवायती गमछा पेश करें पूर्वांचल का। जनाब अदीमुल्लाह सिद्दीकी कासमी साहब। इसके बाद मैं संजय भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और हमारे बुजुर्ग उस्ताद जो आज प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं कमर आगा साहब को गमछा पेश करें। मैं नौजवान तालिब इल्म जनाब एजाज़ अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और आज तक .in के एडिटर जनाब पानिनी आनंद साहब का जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, एजाज़ साहब आप तशरीफ़ लाएं और पानिनी आनंद साहब का इस्तकबाल करें जो आज तक .in के एडिटर हैं। वतन समाचार फोरम के एक अहम रुकन इम्तियाज़ अंसारी साहब से मेरी दरख्वास्त है जो दिल्ली चैप्टर को संभाल रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और प्रोफेसर रतनलाल साहब का इस्तकबाल करें जो दलित थिंकर, रहनुमा और एक्टिविस्ट हैं। आप तशरीफ़ लाएं प्लीज़। इम्तियाज़ अंसारी साहब। शाह टाइम्स के सीनियर रुकन और मेरे बड़े भाई मैं उवैस अंसारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और नौजवान एजुकेशनिस्ट एक तालीमी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करने वाले नूरुल्लाह साहब का आप इस्तकबाल करें जो ग्रेट इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। दोस्तों, इस्तकबालिया तकरीब मुकम्मल होने के बाद अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन इंश्योरिंग सोशल यूनिटी, यानी सामाजिक एकता को सुनिश्चित करने में मीडिया की भूमिका, समाजी इत्तेहाद को बनाने में मीडिया का किरदार। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर हम गौर करें तो ये इतना वसी टॉपिक है जो अपने दामन में बहुत सारी चीज़ों को समोए हुए है। कुरान को आप जब पढ़ेंगे तो कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम उसके खिलाफ गलत बयानी कर जाओ, गलत चीज़ें कर जाओ और उससे उसको नुकसान हो जाए। बावजूद इसके कि तुम उसको दुश्मन समझते हो, तुम्हें उसके साथ इंसाफ करना है, क्योंकि इंसाफ ही सच्चे रास्ते और नेकी के रास्ते के सबसे ज़्यादा करीब रास्ता है। दूसरी जगह कुरान मजीद इरशाद फरमाता है अपने नौजवानों को और अपने मानने वालों को मुखातब करते हुए कि जब इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जब तुम्हारे पास कोई झूठा खबर लेकर के आए या कोई झूठी खबर लेकर के आए तो उसकी तस्दीक और तहकीक कर लिया करो। ऐसी बहुत सी आयतें कुरान मजीद में आपको मिल जाएंगी जो मीडिया की भूमिका को और बड़े पैमाने पर वाज़ेह करती हैं और बड़े पैमाने पर बयान करती हैं। हम चूंकि मीडिया वाले हैं और यहाँ अक्सर लोग कहीं ना कहीं बल्कि सभी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता, इसलिए हमारा जो आपसी सद्भाव है, जो भाईचारा है, उसको बनाने में हमारा सबसे बड़ा किरदार होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी तरह से हमारा भाईचारा टूटेगा तो वो कहीं ना कहीं एक जमहूरियत के, गणतंत्र के, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी आयद होगी और उसका नुकसान देर ही सही लेकिन हमें ज़रूर उठाना पड़ेगा।
इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने मेहमानों से मैं चाहूँगा कि आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और मुस्तफ़ीज़ हों। सबसे पहले मैं ग्रेट इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन नूरुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ, रोल ऑफ मीडिया इन इंश्योरिंग सोशल यूनिटी, आज के टॉपिक पर बात करें। और सभी मेहमानों से मेरी दरख्वास्त है कि वो मौजू को ही छुएं, क्योंकि हमारा मकसद किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ एक डिबेट चाहते हैं और चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने रोल को और बड़े पैमाने पर प्ले करें। जनाब नूरुल्लाह साहब। आली जनाब केसी त्यागी साहब, इलियास आज़मी साहब, पुनियानी साहब और दीगर गेस्ट हजरात, ऑडियंस में बैठे हुए हमारे सीनियर, जूनियर और एक बहुत ही पवित्र पेशे से जुड़े हुए आप सब पत्रकार भाइयों और दोस्तों, अहमद भाई ने जो मौजू दिया है, जो टॉपिक दिया है, बहुत ही अहम मौजू है। मीडिया से शुरुआती दौर में मैं भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हूँ। मैं ज़्यादा मीडिया में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज को बनाने में, समाज को बिगाड़ने में या समाज को एक बैलेंस वे में रखने में मीडिया का जो किरदार है, उसका रोल है, वो बहुत अहम है। मीडिया मरहलावार तरक्की करता जा रहा है। कुछ लोग मीडिया को ये कहते हैं कि पहले मिशन था, अब कमीशन हो गया। मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि हर पेशे से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं गलती का शिकार होते हैं। हर पेशे में कुछ अफराद होते हैं, लेकिन हम मीडिया के रोल को इनकार नहीं कर सकते, उसको नकार नहीं सकते। मीडिया जो जिम्मेदारी इस दौर में दे रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी जिस अंदाज में निभा रहा है, मैं समझता हूँ उसको 100 बार सलाम करना चाहिए। और मैं सलाम करता हूँ लोगों को जो भूखे पेट, बगैर खाए, बगैर सोए और बगैर पाए और बगैर किसी बड़ी तमन्ना के आज भी समाज को सुधार रहे हैं। समाज को सुधार देने में, उसको सुधारने में, उसको बनाने में, उसकी तामीर में, उसकी तरक्की में, उसके विकास में आज भी तन मन धन से लगे हुए हैं। और उनका जो किरदार है उसे हम जितना भी सराहें वो कम है। मैं समझता हूँ कि हर फील्ड में कुछ लोग होते हैं जिनको सराहा जाना चाहिए, लेकिन समाज के ओवरऑल विकास में, उसकी तरक्की में जिस तरह से मीडिया ने अपना किरदार निभाया है, उसे कहीं ना कहीं और आगे बढ़ना होगा। कभी कभी लोग मायूस होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मायूस नहीं होना चाहिए। हर शख्स को, हर फर्द को अपनी ज़िम्मेदारी निभाना होगा। और कुछ लोग मायूस हो करके अपने रास्ते से भटक जाते हैं, या जो उनका किरदार होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं वो समझौता कर लेते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम और आपको एक हिम्मत और तमन्ना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी ने कहा था कि और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो अख्तियार में है। ये जोश और जज्बा होना चाहिए, तभी हम और आप ये काम कर सकते हैं। और मीडिया सारे शोबों की, सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे विभागों की रक्षा भी करता है, निगरानी भी करता है, सरपरस्ती भी करता है। इसलिए हम और आपको जितना ईमानदार होना चाहिए और जिस तरह से हमें ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी समाज जो इस अंदाज में चल रहा है, सारे धर्म के लोग और ख़ास तौर से इंडिया में जिस अंदाज में यहाँ का जुग्राफिया है और जो जिस अंदाज में समाज समाज का निर्माण जो हुआ है इंडिया में, ख़ास तौर से जो सबसे बड़ा धर्मों का गहवारा माना जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा धर्म, सबसे ज़्यादा कल्चर, सबसे ज़्यादा तहजीबें और सबसे ज़्यादा सकाफ़त पाई जाती है, वहाँ पे अगर ये समाज इस अंदाज में चल रहा है तो कहीं ना कहीं मीडिया की कोशिश है, उसका किरदार है। हम और आपको मायूस नहीं होना है। हम जिस अंदाज में भी काम कर सकते हैं और जिस अंदाज में भी समाज के लिए विकास का काम कर सकते हैं, हमें करना होगा। और मैं समझता हूँ कि मीडिया से
हम जो काम कर सकते हैं वो किसी से नहीं हो सकता। हमारे एक दोस्त हैं, एशिया टाइम्स के चीफ एडिटर, एशिया टाइम्स के चीफ एडिटर अशरफ अली बस्तवी साहब, उनकी एक न्यूज़ आई, उन्होंने एक गरीब ख़ानदान की न्यूज़ लगाई और उनके पास तो नहीं था डोनेशन के लिए, लेकिन उन्होंने उस न्यूज़ के ज़रिए उस गरीब आदमी की बहुत ज़्यादा मदद करवाई। हम और आप इस अंदाज़ में खुद ना डोनेशन करके बहुत सारे डोनर पैदा कर सकते हैं और समाज को अलग ढंग से एक नई दिशा दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अपनी इस कलम की ताकत से एक बहुत बड़ा समाज में इनकलाब ला सकते हैं। मीडिया कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस अंदाज में भी अदा करता है कि आपके ज़रिए अगर एक भी गलत खबर लग गई तो कहीं ना कहीं उससे समाज में एक फसाद बर्पा हो सकता है, कहीं दुकानें जल सकती हैं, कहीं लाशें बिछ सकती हैं, और अगर हम और आप अपनी ज़िम्मेदारी से रहें तो ऐसी जलती हुई लाशों को हम बचा सकते हैं। ऐसे फसाद और ऐसी गलत चीज़ों से हम समाज को रोक सकते हैं। हम और आपकी एक ख़बर समाज को एक नई दिशा दे सकती है। मैं समझता हूँ कि मीडिया का ये जो मौजू है बहुत अहम है। अहमद भाई ने वतन समाचार के थ्रू जो है बहुत बड़ा काम किया है। मीडिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं और एक नई सोच के साथ, एक नए जोश के साथ आगे आना होगा, और सोशल मीडिया के थ्रू जो भी काम हो रहा है बहुत बड़ा काम है। हम और आप समाज को जिस अंदाज में देख रहे हैं उसमें अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हमारा फील्ड एजुकेशन से है। ग्रेट इंडिया ने बच्चों की तालीम पे एक ख़ास तवज्जो रखी है। हमने उन गरीब बच्चों को भी एजुकेशन से जोड़ा है जो एजुकेशन का माना नहीं जानते थे, जो एजुकेशन से इसलिए दूर थे उनके पास पैसे नहीं थे। हमने उनको पहले 1 साल में उनकी आदत डाली। अब वो जो माँ बाप हमें 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज 3-4 हज़ार रुपया साल भर में हमें पे करने के लिए तैयार हो गए हैं। कहीं ना कहीं उसमें मीडिया का भी रोल है। हमने मीडिया वालों को बुलाया और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में उसका इश्तिहार लगाया, लोगों के दरमियान स्कूल की अहमियत को बताया, पढ़े लिखे लोगों के बारे में बताया, और समाज जो जिस अंदाज में बदल रहा है, जिस अंदाज में विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी जिस अंदाज में समाज को घेरे जा रही है, उसके बारे में बताया। और हमारे गांव में, हमारे इलाके में काफ़ी तरक्की हुई। और मैं आज भी सलाम करता हूं उन मीडिया वालों को जिन्होंने हमारी मदद की, और हम भी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा मौजू है, इस पे हमारे बहुत बड़े बड़े स्पीकर हैं, हम और आप उनको सुनेंगे और मीडिया का जो किरदार है उसको नए अंदाज में सोचेंगे, समझेंगे, और सबसे अहम चीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह भाई, आपने अपनी बात रखी। इसके बाद मैं प्रोफेसर रतन लाल साहब से गुजारिश करूंगा, जो एजुकेशनिस्ट हैं, दलित थिंकर हैं, कि आप आएँ और अपनी बात रखें। प्रोफेसर रतन लाल साहब। आप सबको सलाम और नमस्कार और शुक्रिया इसलिए कि जहाँ भी इतने बड़े बड़े पैनलिस्ट हों, मेरे जैसे अदना आदमी को आपने बुलाया बात रखने के लिए, तो इसके लिए आप सबका आभार। मैं कुछ कारणों से इस ऑफ़र को मैंने स्वीकार किया। पहली बात यह कि मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मैंने शोध की है, पीएचडी की है, और मेरी किताबें 3 एडिटेड वॉल्यूम्स और एक किताब आई है, वो काशी प्रसाद जायसवाल, ही वॉज दी मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर, मल्टीलिंगुअल फ्रॉम पटना, और 1914 में अखबार भी निकालते थे। वो पत्रकार भी थे, वकील भी थे, तमाम हिस्टोरियन थे, साहित्यकार थे, तमाम थे। एक चैप्टर मैंने पूरा डेवलप किया, वो पाटलिपुत्र अखबार निकालते थे 1914 में, तो उसमें उसको आगे किताब के रूप में डेवलप करने की योजना है। दूसरा, मैंने 2015 में एक आर्टिकल लिखा था हंस में, मीडिया की राजनीति और सामाजिक विविधता के प्रश्न। तीसरा कारण ये था कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कम से कम 200 जर्नलिस्ट हमारे स्टूडेंट होंगे, 20 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं एक टीचर होने के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हूँ। तो एक्टिविस्ट होने के नाते पिछले 2 दशक से मीडिया से हमारा आमना सामना होता रहा है। हम लोग पहले उस ज़माने में फैक्स करते थे, प्रेस इन्विटेशन और तमाम मेल हुआ, व्हाट्सएप पे भी काम चल रहा है, तो पूरा वो डायमेंशन चेंज हुआ है।
तो हमारा जो अनुभव रहा मीडिया का तो ये था कि भाई आप अपनी मीडिया आप रखिए, और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग गांव-गांव में पहुंच गए। अब मैं न प्रेस रिलीज भेजता, न प्रेस इन्विटेशन भेजता और न किसी को बुलाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, मीडिया का कैरेक्टर क्या है और कैसे जो है मीडिया काम करती है। देखिए, आपने जो टॉपिक रखा है बहुत अहम है और इतने बड़े बड़े वक्ता हैं इस पर बोलेंगे ही, लेकिन पहला जो एक सवाल है, एक इतिहास के छात्र होने के नाते मेरे जहन में आता है कि जब सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, लैंग्वेज, इतनी डाइवर्सिटी और उसमें इनइक्वालिटी हो, असमानता हो, तो हम किस तरह की सोशल यूनिटी की बात कर रहे हैं? ये पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि सोशल यूनिटी फॉर हुम एंड सोशल यूनिटी फॉर व्हाट? ये क्या दो अनइक्वल लोगों में एक समानता हो सकती है क्या, और मीडिया की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? कि बेसिकली ये कि किस तरह की सोशल यूनिटी की बात कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनल जो आ रहा है चतुर्वर्ण सिस्टम, उसकी यूनिटी हो, बहुत लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन उसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। मीडिया का दावा भी है और कहता भी है कि भाई फोर्थ पिलर है। आपका दावा सही है, लेकिन बट डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, जमहूरियत में कोई भी संस्थान, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, कार्यकारी हो, चाहे जो भी हो, पार्लियामेंट भी, सोशल ऑडिटिंग के परे नहीं है। आपकी भी सोशल ऑडिटिंग होगी। अगर आप फोर्थ पिलर होने का दावा करते हैं, देन यू हैव टू प्रूव इट। आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो नथिंग इज बियॉन्ड सोशल ऑडिटिंग। द सेकेंड पॉइंट विच कि रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में फ़र्क होता है। रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में फ़र्क होता है, और थ्योरेटिकली तो ठीक है, ये अगर अपना ईमानदारी से मीडिया काम करे तो मीडिया का काम है वो साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करना, एक क्रिटिक डेवलप करना। वो सरकार के लिए काम नहीं करता है, किसी डोमिनेंट सोशल ग्रुप के लिए काम नहीं करता है। उसका काम है क्रिटिक डेवलप करना, जिससे कि समाज और आगे की दिशा में बढ़े। अगर सही से मीडिया काम करे तो ये मैं समझता हूँ कि मीडिया की भूमिका होती है। किसी सत्ता के और किसी सरकार के और किसी लीडर की मार्केटिंग करना मैं समझता हूँ कि मीडिया का काम नहीं होता है। लेकिन आजकल जो हो रहा है इस देश में, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। अभी जो हमारा अनुभव है, जिस तरह का हम मीडिया देख रहे हैं, मैं फैमिलियर हूँ नॉर्थ इंडिया के हिंदी मीडिया से और जो इंग्लिश मीडिया है, दोनों से, इसलिए मैं पूरे सार्वभौमिक, पूरे यूनिवर्सल लेवल पे दावा नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो आप रोज़ टीवी पे देखते होंगे कि कुछ लोग तो लगता है कि चाकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। दे आर नॉट जर्नलिस्ट, कि वो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं। किसकी बेगारी कर रहे हैं, किस पूंजीपति घराने की बेगारी कर रहे हैं, ये उनको बताना है, और मोटा मोटी हम लोग उस बात को समझते हैं। कुछ लोग को तो देख कर लगता है कि पता नहीं कैसे जर्नलिस्ट भी बन गए वो। ये भी हकीकत है, सच्चाई है, हम लोग रोज़ ऑब्जर्व करते हैं। जाहिर है कि कुछ लोग हैं जो निडरता, निर्भीक होकर अपने प्रोफेशन के साथ, अपने व्यवसाय के साथ गंभीरता से लगे हुए हैं, लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। और वैसे लोगों के साथ क्या हाल हो रहा है इस देश में, किसी के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको राजद्रोही और तमाम तरह की उपाधियों से ऐसे जर्नलिस्ट को नवाजा जा रहा है। तो ये हमारे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कितना कई बार इर्रेस्पॉन्सिबल होता है मीडिया, ये भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आसिफा का रेप नहीं हुआ, किसी अखबार ने यह दावा किया था। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पे इस तरह का इर्रेस्पॉन्सिबल आप बिहेवियर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरा, मैं अभी एक आज तक में था, अभी एक 2 तारीख के बंद वाले डिबेट में, तो रोहित सरदाना साहब थे। उन्होंने बार बार इतना एग्रेसिवली, एक तो आराम से भी बात हो सकती है, लेकिन आजकल टीवी चैनल्स में कुछ नहीं, वो दंगल होता है, वो बातचीत करना आता भी नहीं है बहुत लोगों को, न शब्दों की अभाव पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है, विचारों की कमी पड़ जाती है। बार बार चिल्ला के पूछ रहे थे कि दलितों के आंदोलन में गोली चलेगी। तो मैंने एक सवाल पूछा कि भाई पहले पता तो कर लो कि जिसको तुम कह रहे हो किस जाति का है। बगैर कोई ऑडिटिंग किए हुए, बगैर कोई आप जांच परख किए हुए आप एक तरह का लेबल चस्पा कर देते हैं। ये आपके पूरे कैरेक्टर को, आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग को, आपके पूरे कास्ट, क्लास, हर कैरेक्टर को वो दर्शाता है। ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
मेरा मानना है कि जो रोल मीडिया है वो है कि वो आस्था पे, फेथ पे, कर्मकांड को परपेचुएट नहीं करे, वो साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करे। तो बहरहाल अगर आप मानेंगे कि जो मीडिया जिसको आप कहते हैं और बहुत दावा भी लोग करते हैं, ये कोई आइलैंड नहीं है, कोई दूसरी ग्रह से टपका हुआ ये चीज़ नहीं है। जो समाज में होगा, जो समाज में हो रहा है, उसी का एक तरह का एक्सटेंशन है। जो लोग आते हैं इंडिया में, वैसे भी हम लोग मल्टी आइडेंटिटी के साथ जीते हैं। आपकी धर्म भी होती है, आपकी भाषा भी होती है, आपकी जाति भी होता है, आपका क्षेत्र भी होता है और तमाम चीज़ होता है। तो जो सोसाइटी में है वो सोसाइटी का पूरा रिफ्लेक्शन होता है मीडिया में। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो खास तौर से हिंदी मीडिया और नॉर्थ मीडिया का पूरा जो डेवलपमेंट है, इसका जेनेसिस जो है वो जेनेसिस नागरी प्रचारणी सभा 1890 के दशक में जो बनी थी, वहाँ से उसका पूरा इंटेलेक्चुअल लिगेसी आ रहा है। उसके पीछे जो पूरा जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड था हिंदुस्तान का, और उस समय का हिंदू बनाम उर्दू जो पूरा डिबेट चल रहा था, थोड़ा सा हमने पढ़ा है उस पर, कि आप इसके कैरेक्टर को एनालिसिस कीजिए। और मैंने अखबार पर जो काम किया, मैंने देखा कि ये पूरा हिंदुस्तान जो पूरा जो डिस्कोर्स है, वो डिस्कोर्स मूल रूप से वो अपर कास्ट मेल डिस्कोर्स है। और उसमें कहीं भी बैकवर्ड, मुस्लिम, दलित, महिला, इसका कोई स्पेस आपको नहीं दिखेगा। और आज भी अगर देखेंगे, मैंने जो चैप्टर लिखा है वो पाटलिपुत्र अखबार पे, कि 43 एडिटोरियल आर्टिकल्स में से, जबकि काशी प्रसाद जायसवाल खुद कलवाड़ जाति के थे, लेकिन उस अखबार के मालिक थे दरभंगा महाराज, पीछे से वो डायरेक्ट कर रहे थे और हथुआ महाराज स्पॉन्सर करते थे। एक भी एडिटोरियल सामाजिक मुद्दों पे नहीं है। इसके अलावा पूरे क्षत्रिय महासभा, भूमिहार महासभा, ब्राह्मण महासभा, इनकी तमाम खबरें हैं, एडिटोरियल आर्टिकल हैं, और तमाम कैसे वो राजभक्ति कर रहे हैं, अंग्रेजों का गुणगान कर रहे हैं, और प्रथम विश्व युद्ध में विजय हो, पटना में कैसे यज्ञ चल रहा है, ये तमाम अखबार वो पटा हुआ है, 8 पेज का वो अखबार है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरा लिगेसी वहाँ से आ रहा है। वो सिर्फ मेल अपर कास्ट नहीं है, वो पूरा उसका कम्युनल एंगल भी है। वो कम्युनल एंगल के साथ अगर आप देखेंगे आजकल बहुत सारा टीवी चैनल, तो अगर मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप कौन सी श्रद्धा और भक्ति प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो कम से कम थोड़ा मुसलमान का भी, थोड़ा सा ईसाई का भी, थोड़ा सिख का भी तो कुछ भजन कीर्तन दिखा देते। तो एक तरह का पूरा एक प्रोजेक्टेड है पूरा मीडिया। ये कोबरा पोस्ट का पूरा 136 जो पूरा रिसर्च है, मीडिया के साथी ये बेहतर जानते होंगे, वो तो पूरा इसने ये ओपन किया है डिस्कोर्स पूरा, कि बहुत सारे मीडिया घराने, बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो जो है वो पैसा लेकर इस तरह के एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। और वो आपको दिख जाएगा, अखबार के विज्ञापन से उठाकर देख लें, टीवी चैनल खोल कर देख लें। इसलिए मेरा क्रिटिक है ये कि अगर वाकई आप दावा कर रहे हैं, तो आपको आपके पूरे मोडस ऑपरेंडी में, आपके कार्यशैली में, आपके व्यवहार में तमाम आपको डाइवर्सिटी के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। अगर डाइवर्सिटी के सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं, तो आप अपनी मीडिया, कहिए कि हम एक खास तरह के मीडिया हैं, हम कोई राष्ट्र और पूरा कोई हम फोर्थ पिलर नहीं है ना, तो उसकी समीक्षा हम लोग कर लेंगे। अगर हम एनालिसिस करें मीडिया का, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे, बहुत प्रिसाइज 4-5 तरह के आपको कंपोनेंट रहेगा जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो है कि प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। ये खुली सच्चाई है कि भारत में आदमी वर्ग बदल सकता है, जात नहीं बदल सकता है। ये खुली सच्चाई है। और जितने बड़े बड़े साइंटिफिक और मीडिया घराने हैं, जो भी, उसकी आप ऑडिटिंग कर लीजिए, बिना जात देखे हुआ नौकरी नहीं मिलती। इसलिए उसमें प्रोफेशनल डाइवर्सिटी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे, मैंने जर्नलिस्ट को ट्रेंड किया है। अगर मैं आज किसी मीडिया घराने में जाऊँ नौकरी मांगने, मैं 20 साल से ज़्यादा से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैं जानता हूँ कि कैसे वो काम करते हैं। तो क्या कोई मीडिया घराना मुझे नौकरी देगा? नहीं देगा नौकरी। ये भी सच्चाई है। IIM से चाहे जो जामिया है, वहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं, वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, इसमें एक शोध का विषय है। क्योंकि ये हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मीडिया घराने में बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, और मैं जानता हूँ कि किस तरह से वहाँ अपॉइंटमेंट होता है। तो बहुत सारे मीडियोकर तरह के जर्नलिस्ट रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा है नॉलेज एंड मेरिट। नॉलेज और मेरिट का सवाल किससे पूछा जाता है? ये आप देखिए, नॉलेज आता है हर समय, भाषा के साथ ज्ञान का संबंध है। अंग्रेजी आजकल क्या है, अंग्रेजी जिसको आती है वो मेरिटोरियस है। तो अंग्रेजी तो आपकी भाषा है नहीं। आपने 4
जनरेशन पहले अंग्रेजों से सीखी है। तो आज जो आप पैरामीटर्स तय कर रहे हैं, ये सिर्फ दलित, बैकवर्ड्स, ट्राइबल्स और तमाम ऐसे लोग हैं, उनसे आप मेरिट का पूरा सर्टिफिकेट मांगते हैं। हम लोगों ने बहुत जर्नलिस्ट देखा है, सवाल करना जर्नलिज्म नहीं होता है। जर्नलिज्म लाने के लिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, उसमें डेप्थ लाना जरूरी है। जब तक आपके अंदर हिस्ट्री, कल्चर की पूरी जानकारी नहीं है, आपके सवाल में वो डेप्थ ही नहीं आएगा, ना आपके राइटिंग्स में आएगा, ना आपके एनालिसिस में आएगी। ये बात समझने की है। तो तीसरी बात है, मैं बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूँ, और ये एजाज ने एक सर्वे भी किया था लखनऊ में, और तमाम उसमें 20 शेड्यूल कास्ट और 1 ओबीसी जर्नलिस्ट का उन्होंने सर्वे किया था, और बताया था कि इसमें सब प्रोफेशनल दबाव में रहता है। न्यूज़ रूम में कैसे उनके साथ बिहेवियर होता है, किस तरह का डिबेट होता है, किस तरह का डिस्कशन होता है। तो तमाम जो उनका साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, हर समय वो प्रेशर में काम करता है। उसके लिए एक अच्छे तरह से काम करने का एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं होता है। उनियाल ने और कूपर ने जो सवाल उठाए थे 1996 में सर, और उनियाल साहब ने एक आर्टिकल लिखा था इन सर्च ऑफ दलित जर्नलिस्ट। उसके बाद अनिल चमड़िया, योगेंद्र यादव ने पूरा सर्वे किया था मीडिया घरानों का। डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप सब परिचित हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 1996 में 1996 में और 2006 में जो सर्वे हुआ, क्या आज से वो स्थितियां बदली है क्या? अमेरिका में जब ब्लैक्स, आपसे ज़्यादा टेंशन था वहाँ ब्लैक को लेकर, लेकिन 60s तक रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वहाँ पे एडिटर्स गिल्ड ने ये पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम ब्लैक्स को अपने मीडिया घरानों में हम नौकरी देंगे, और वहाँ आज 11% ब्लैक्स मीडिया घराने में काम कर रहे हैं। आज तक कोई प्रेस ब्यूरो, किसी एडिटर गिल्ड, किसी ने इस सवाल को कभी उठाया कि हमारे न्यूज़ रूम में, हमारे मीडिया घराने में डाइवर्सिटी कैसे आएगी? आज तक ये सवाल ज्यों का त्यों, आज 20 बरस हो गए, 20 बरस से ज़्यादा हो गए, वो सवाल आज भी बदस्तूर और बाकायदा जारी है। तीसरा, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? रिपोर्टिंग में अभी जो वालिया की, मतलब कुछ लोगों का है कि मारा गया, मारा गया मतलब जैसे लगता है कोई मुजरिम मारा गया, कि आप मर्डर और हत्या और उसके पूरे शब्दों के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। तो जिस तरह का आप सब्जेक्ट लेते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, उससे पता लग जाता है कि आप न्यूज़, आप ऑडियंस को क्या परोस रहे हैं और किस तरह का मेंटल मेकअप तैयार कर रहे हैं। जो रिसोर्स पर्सन आप बुलाते हैं टीवी घरानों में, तो मैं हो जाता हूँ रतनलाल दलित चिंतक, लेकिन आप दूसरे को नहीं लिखते हैं कि ब्राह्मण चिंतक है। आप नेचुरल मान के चलते हैं कि जो नॉन दलित होगा, जो नॉन बैकवर्ड होगा, देश का राष्ट्रीय समस्याओं का सब ज्ञाता बैठा हुआ है। कभी आप इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स को, मैं तो जानता हूं ना, आपने कभी सर्वे ही नहीं किया देश के फॉरेन पॉलिसी पे, देश के तमाम अन्य इशू पे कभी आपने बुलाया, कभी उनकी राय ली? तो नहीं। आप बुलाएंगे सिर्फ दलित चिंतक और दलित इशू पे ही बोलने के लिए। तो इसका मतलब ये क्लियर कट एक बायस्ड अप्रोच है जो आप समझने की कोशिश नहीं करते, और आज तक भी वो कॉलोनियल और पूरा जो फ्रेमवर्क आपका पूरा जो बना हुआ है, उस फ्रेमवर्क में काम करते हैं। साथियों, ये टीका टिप्पणी नहीं है। एक इतिहास का छात्र हूँ, तो इतिहास का काम सवाल करना होता है, और आज इस जंक्चर पे 2018 में मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ। हमारा यस मैं नहीं हूँ, मैं पहला ही ईएचकार के शब्दों में, कि इतिहासकार तो सवाल ही पूछता है ना, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, 5 पॉइंट पे हमारा काम होता है। इसीलिए हम लोग को ईमानदारी से समझना चाहिए, और जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है, उसकी मोडस ऑपरेंडी को, उसकी एक सोशल ऑडिटिंग की, उसकी समीक्षा की ज़रूरत है। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रतनलाल साहब। आपने बहुत सारे सवालात उठाए हैं, और बहुत सारे सीनियर पैनलिस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, ख़ासतौर से पानिनी आनंद जी और कमर आगा साहब, जो मीडिया की चीज़ों को बहुत डेप्थ में पिछले कई दशक से देख रहे हैं, 2-3 दशक से कम देख ही रहे हैं दोनों लोग। तो वो आपके सवालों को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश करेंगे। अब मेरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पोते जनाब फ़िरोज़ बख्श अहमद साहब से गुजारिश है कि आप आएँ, और वक्त बहुत कम है, 5 मिनट की, अगर आप अपनी बात रखेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फ़िरोज़ बख्श अहमद साहब प्लीज़। इस बीच में हमारे दरमियान मिल्लत टाइम्स के एडिटर शम्स भाई जुड़े हुए हैं, और मुजीब भाई और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबका, शबाना इकबाल आदमी साहिबा जो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर हैं, आप आएँ प्लीज़, अपनी बात रखें। फ़िरोज़ बख्श अहमद साहब। डायस पर मौजूद मेरे तमाम दोस्त और डायस के नीचे मेरे तमाम अज़ीज़ साथी और मोहम्मद अहमद साहब, देखिए ये जो टॉपिक है, मेरे ख़्याल से इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। अभी हमारे भाई प्रोफेसर रतनलाल कह के गए कि जर्नलिस्ट का काम क्या होता है। उसका काम होता है एक ऐसी चीज़ रिफ़्लेक्ट करना जो उसके आसपास हो रही हो, और उसी अंदाज में उसका जो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उसको रख सकता है, लोगों से बातचीत करके बात को अपने समेट सकता है। तो अब जर्नलिस्ट
सही जर्नलिस्ट आप सब लोग, मैं मान के चलता हूँ आप सब सही जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार लोग हैं और समाज में जो होता है आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। दो तरह का जर्नलिज्म होता है, देखिए, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत लिख पढ़ के सीखा है। एक तो है कि जिसको हम कहते हैं कि ऑनेस्ट जर्नलिज्म, ठीक है, नहीं, कॉलिंग अ स्पेड जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, और दूसरा ये होता है कि एक प्लांटेड जर्नलिज्म होता है। तो दोनों तरह के जर्नलिज्म सदियों से हमारे बीच में सोसाइटी में चलते चले आ रहे हैं, पता चल जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम चैनल्स देखते हैं, तो मैं चैनल देख के बता सकता हूँ कि कौन सा चैनल ऐसा है कि जिसकी लीक जो है, जिसका सपोर्ट है वो कांग्रेस की तरफ है, किसका सपोर्ट थर्ड फ्रंट की तरफ है, किसका सपोर्ट बीजेपी की तरफ है। तो जर्नलिस्ट को इन सब बातों से बच के चलना होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बात अपनी कहें, ठोक पीट के कहें, किसी की साइड ना ले, और कोशिश ये करे जर्नलिस्ट, जैसा कि इसका टॉपिक है कि एंस्यूइंग सोशल यूनिटी। सोशल यूनिटी का मतलब ये होता है, देखिए, कि जहाँ कहीं कोई रंजिश हो, जहाँ कहीं कोई शिकायत हो लोगों की, उनको दरगुजर करना। अब देखिए, जैसे आजकल का जो माहौल है, आजकल आपको पता है सरकार किसकी चल रही है। सरकार चल रही है बीजेपी की, उनके सपोर्टर्स की चल रही है। कुछ लोग कहते हैं आरएसएस की सरकार चल रही है, जिसकी भी चल रही हो, लोगों की सरकार चल रही है, लोग इस सरकार को लेके आए हैं, बहुत उम्मीदें हैं। तो आप देखेंगे जर्नलिज्म में आज भी दो तरह का जर्नलिज्म है। एक तो है जो कि एंटी सरकार है, उसमें मुखालिफिन आ जाते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारे पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं। कुछ ऐसे आ जाते हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बीच की बात को देख के बैलेंस करके चलते हैं, यानी जो लॉर्ड बुद्धा ने बात कही थी, मिडिल पाथ। तो मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट का जो उसूल होना चाहिए, जो उसका फ़र्ज़ होता है, वो फ़र्ज़ होता है बीच की बात करना, रंजिश ना इधर रहे ना उधर रहे, ठीक है। तो अब हम टीवी डिबेट्स की बात हुई थी, ऐसा लगता है, मेरे एक दोस्त ने कहा था, कहीं मैंने सुना था कि शाम को जब 6 बजे के बाद हम टीवी चैनल खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सबकी दुकानें लगी हुई हैं, हर माल 10-20 रुपए में आप ले लो आके, हर चैनल लगा होता है। अच्छा, दूसरा मसला यह है कि आजकल जो मुद्दे मीडिया में उठाए जा रहे हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर लेटेस्ट मैं लेता हूँ, एक मुद्दा जिना का खड़ा कर दिया गया, जिना और एएमयू। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, जिना से हमें कुछ लेना देना नहीं है। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज़ादी से पहले कितने बड़े नेशनलिस्ट थे, नेहरू, आज़ाद, पटेल के साथ मिलके चले थे गांधी जी के, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो दौर ख़त्म हो चुका है, वो अपने एक तारीख थी है। लेकिन उस मुद्दे को बार बार उसको यानी रिलीव करना, उस मुद्दे को समाज के बीच में ले जाना, मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई वो सरकार ने कुछ नहीं किया 4 साल में, 3 साल में, ये है, तो ये थोड़ा सा सरकार चाह रही है कि मामले को उकसाया जाए, कम्युनलाइज किया जाए, पोलराइज किया जाए। ठीक है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोलराइज किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए, चाहे कांग्रेस की हो, मौजूदा सरकार हो। मेरा तो जो अपना तजर्बा है, मेरे हिसाब से तो सरकार, देखिए, जितनी भी सरकारें मैंने देखी हैं, कांग्रेस की हो या कोई थर्ड फ्रंट हो, या अब ये जो सरकार चल रही है बीजेपी की, पहली तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बीजेपी फुल फ्लेजेड अपनी पावर से आई है, अपनी सीटों से आई है। मुझे तो पिछले 40-50 साल में कोई फ़र्क गवर्नेंस में नहीं नज़र आया। हिंदुस्तान का जो गवर्नेंस है वो एक ही मॉड्यूल से चलता है, और यहाँ पे डाइस पे बैठे मेरे दोस्त इस बात की वकालत करेंगे। वो जो मॉड्यूल है वो नेहरूवियन मॉड्यूल है। ये मत कहिए कि मैं कांग्रेस का ब्रीफ लेके चल रहा हूँ। नेहरूवियन मॉड्यूल का मतलब वही है जो मोदी जी जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलना। अब कितने लोगों को हम साथ लेकर चल पा रहे हैं? मेरे ख्याल से इसमें मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। आप सब लोग कलम के खिलाड़ी हैं, लिखाड़ी हैं, कलम के मुजाहिद हैं। तो कोशिश ये कीजिए कहीं कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से हमें खुदा के सामने जो है मुंह झुकाना पड़े, या कब्र में जाके हमें खुदा से जो है शर्मिंदगी उठानी पड़े। जो बात हक़ की बात है कहें। दोनों तरफों को रंजिश दोनों तरफ है, इस तरफ भी है उस तरफ भी है। जोड़ने की बात की जाए, तोड़ने की बात नहीं की जाए। जैसे मोदी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया नॉट ब्रेक इन इंडिया, तो हमें इस तरह से लेके चलना है। सरकार चाहिए, यह अल्लाह का शुक्र है, कई लोग, मेरे बात को ख़त्म करता हूँ अहमद साहब, बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना पता नहीं क्या हो जाएगा 2018 में, पता नहीं हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाएं, इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर दे। ये बहुत सी बातें सुनने में आ रही। ऐसा
खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं। इस तरह की बातों से बचना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम व्यूज़ होते हैं। तो हम लोगों का, जर्नलिस्ट का यही फ़र्ज़ है कि इन बातों से बचा जाए। ना तो देखिए ऐसा होगा और ना ही कुछ ऐसे आसार हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा हमेशा हमारे समाज में रहा है जिसने हमेशा झगड़े के अंदर अपनी गोटे सेकी हैं, अपनी दुकानें चमकाई हैं। उनसे हमें बचना है। कांग्रेस के दौर में भी ऐसे लोग रहे थे, आजकल भी हैं, और आगे जो सरकार होगी, जो भी होगी, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। तो हम सब लोगों का, कलम के जो सिपाही हैं, उनका फ़र्ज़ ये है कि दोनों तरफ को देखें, बैलेंस करके चलें और कोशिश ये करें कि समाज में सब लोग मिलजुल के चलें। और जो तरह तरह के नारे हैं कि भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, सही मानों में उसको एक्टिवेट किया जाए। और जो लोग साइडलाइन, जो लोग पोलराइज़ करना चाह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, किसी पार्टी के हों, उनको समझाना चाहिए। देखिए हम लोगों का मकसद यही है कि हम ठीक से जी लें, ठीक है, अपनी सैलरी मिल जाए, जो काम धंधा कर रहे हैं उसमें हमारा काम ठीक ठाक चले, कोई लड़ाई फसाद ना हो, झगड़ा ना हो, बच्चे ठीक ठाक पढ़ जाएं, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये काम जर्नलिस्ट का है कि कोई साइड ना लें किसी, और जो भी बात करें ईमानदारी से करें। ना तो प्योरली 100% मोदी जी का ब्रीफ लेके चलें, ना प्योरली 100% राहुल जी का ब्रीफ लेके चलें। वही जर्नलिस्ट होता है जो दोनों तरफ देखें और अपने मन की बात भी कहें और सही बैलेंस करके बात को रखें। बस यही मुझे बात कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे बोलने का था नहीं, मेरा वहाँ नाम है, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदुस्तान समाचार का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे 5-7 मिनट के लिए बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मैसेज आपको भेजा है कि आपको एज ए स्पीकर बोलना है। मेरे पास वो रिकॉर्ड है। आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, उस्ताद हैं, इतनी गुस्ताखी भी मुझे भी करने की इजाज़त दीजिए। अब इसके बाद मैं बुज़ुर्ग रहनुमा इलियास आदमी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ। 2 बार 11वीं और 14वीं लोकसभा में आप सांसद रहे हैं और बहुत लंबा आपका इतिहास है, कैरियर है। बड़ी बात यह है कि एक ऐसे आज फंक्शन में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने ग़ुलाम और आज़ाद हिंदुस्तान दोनों को देखा है। तो वो एक बड़ा अजीम तजर्बा है उस वक्त की मीडिया का और आज की मीडिया का, और फिर सामाजिक एकता को सुनिश्चित करने में आप आएँ और अपनी बात रखें। मोहतरम सदर साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, जो मौजू है इस बैठक का, मैं वैसे भी मौजू से कभी हटता नहीं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर रहा हूँ चाहे बाहर। मीडिया का जो मौजू है, तो मेरा ख्याल है कि मीडिया एक दोधारी तलवार है, वो दोनों तरफ काटती है। अगर वो सही हो तो पूरा समाज और पूरी सोसाइटी के सही होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और अगर वो गलत रुख पर मोड़ना चाहती है समाजी सोच को, तो समाजी सोच को सही रुख पर मोड़ा ही नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा किसी पॉइंट पर उसको रोका जा सकता है पुराने रुख पर। मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल में मीडिया का तजर्बा हर शख्स को हो चुका होगा। मीडिया अगर चाहे तो पूरे समाज और पूरे मुल्क को सच्चाई जानने ही न दे, और अगर चाहे तो झूठ इतना परोस दे कि सबसे बड़े मुफक्किर गोबल्स ने कहा था कि झूठ को अगर बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया जाए तो वो सच हो जाता है। क्या ये बात ताज्जुब की नहीं है कि इतनी बड़ी सोसाइटी, मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी, कहने को चीन की आबादी शायद 2-4 करोड़ ज़्यादा हो हमसे, लेकिन चीन में ज़्यादातर एक किस्म के लोग हैं और भारत में दुनिया की कोई किस्म नहीं पाई जाती जिसके लोग न हों। क्या ये कोई मामूली बात है कि पूरे मुल्क में 90% लोग
आज भी नहीं जानते कि मुल्क का बंटवारा किसने कराया, और अगर जानते हैं तो गलत जानते हैं। हुक्मरानों ने जिसको चाहा उसका नाम लोगों के, बच्चों के जहनों में चिपका दिया, जो आज तक चिपका हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर की हैसियत आज ओबीसी की भी और दलित के नज़दीक, और ख़ास तौर से दलित के नज़दीक लगभग वही हो चुकी है जो मुसलमानों के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 10% दलित भी नहीं जानता कि डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पहुंचे कैसे। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, यूपी के वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो जनता दल के ज़माने से और बीएसपी में मेरे साथी रहे हैं, उनका एक बयान आया। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं दफ्तर पहुंच रहा हूं मंत्री के, तो आपके यहाँ से दफ्तर ज़्यादा नज़दीक है मेरे घर के बजाय, तो मैं दफ्तर पहुंच गया। वो पहुंचे नहीं थे। अंदर एक सीनियर दलित नेता बैठे थे, उन्होंने अलीगढ़ का मामला छेड़ दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अगर डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में न पहुंचे होते तो क्या आप आज एक कैबिनेट मिनिस्टर के दफ्तर में बैठ के आप मुझसे बात कर रहे होते? तो उन्होंने कहा कि मिनिस्टर के दफ्तर में पहुंचना तो दरकिनार है, बगल वाली सड़क से भी गुजरने में शायद मुझको दिक्कत होती। तो मैंने कहा कि वो पहुंचे कैसे? सन 1946 का इलेक्शन तो लड़े नहीं थे, इसलिए कि वो मिनिस्टर थे केंद्र सरकार में, नॉमिनेटेड मिनिस्टर थे वायसराय के। कहा ये तो मुझको मालूम है कि वो चुनाव नहीं लड़े थे। तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पहुंचे कैसे? तो उनको कुछ भी नहीं मालूम था। जब मैंने उनको बताया कि फरवरी 1946 में चुनाव हुए, बंगाल में मुस्लिम लीग की अक्सरियत की सरकार बनी, हुसैन सईद सहरवर्दी वहाँ के प्रधानमंत्री उस वक्त कहे जाते थे, प्रधानमंत्री बने, और दिल्ली में कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ में समझौता हो गया कि बंटवारा नहीं होगा। सबकी राय से एक ऐसा तरीका तय हो गया जिसमें अक़लियत को यह अंदेशा न रहे कि जमहूरी निज़ाम में अक्सरियत उसको दबा लेगी। तो समझौता हो गया कैबिनेट मिशन प्लान पर। दिल्ली में भी सरकार बन गई। राज्यसभा का जब गठन होने लगा तो राज्यसभा का गठन उसी तरह होता था जिस तरह आज होता है, सूबाई असेंबलियों से। तो मिस्टर जिन्ना ने, जिनका नाम लेना भी इज्जत से गुनाह हो गया है इस मुल्क में, उन्होंने हुसैन सईद सहरवर्दी को निर्देश दिया कि मुस्लिम लीग के कई मेंबर राज्यसभा में आने हैं, एक अपना कम करके डॉक्टर अंबेडकर को भेजो। 100% मुस्लिम लीग के मेंबरान के दस्तखत से फार्म पर पार्टी के नाम मुस्लिम लीग भरवाए बगैर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भरवा कर 100% मुस्लिम लीग के मेंबरान ने उनको चुन के भेजा। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ज़िंदगी में आप कभी एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोले, हालांकि मैं पहली बार ये सुन रहा हूं, अगर ऐसा है तो मैं अभी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद लगाऊंगा। तो मैंने उनको रोका कि भाई बीजेपी सरकार है और बीजेपी के एक मंत्री के ऑफिस में कायद-ए-आज़म जिंदाबाद तुम लगाओगे, लास्ट में सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैंने आपको भड़का दिया था। तो मीडिया का हमारा ये रोल है और उसमें सब शामिल हैं। जो पहली हुकूमत बनी मुल्क की, वो उसने कोशिश शुरू की
आगे को देखकर कि किसी को ये मालूम न होने पाए कि डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कैसे पहुंचे। राज्यसभा और लोकसभा का हर मेंबर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मेंबर था, अलग से कोई चुनाव नहीं हुआ था। और हर राज्य से विधानसभाओं से, जैसे यूपी से 8 थे मैं जानता हूँ, उसी हिसाब से बंगाल, पंजाब सब में कुछ मुकर्रर था, वो मुझको नहीं मालूम है कि कुछ निश्चित तादाद में मेंबरान असेंबली को ऑप्ट करके आए थे। सबको मिला के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी। और कॉन्स्टिट्यूशन का बनना 1946 में ही शुरू हो गया था। तारीफ ये है कि सेंट्रल हॉल में एक पत्थर लगा है पार्लियामेंट के, जिसमें वो तारीख लिखी है जब कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हुआ, वो 1946 की तारीख है। इसके बावजूद आज तक कोई नहीं जानता कि मुल्क का बंटवारा कैसे हुआ, किसने कराया, कौन जिम्मेदार है। और दलित तक नहीं जानता कि डॉक्टर अंबेडकर को, और उसकी वजह मैं बताऊंगा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर बताने लगूंगा तो शायद वक्त ज़्यादा हो जाए। मुल्क नहीं जानता। ये मीडिया की नालायकी है या लायकी है, इसका फैसला आप खुद करें। जो जानता भी है वो 100% गलत है। मैं 1 मिनट में बता दूं, फरवरी सन 46 में लोकसभा का चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव हुआ। लोकसभा का जनवरी ही में हो गया था, विधानसभाओं का। और मैं 12 साल की उम्र में एक वर्कर की हैसियत से उसमें हिस्सा लिया, इसलिए कि कुछ लोग पैदाइशी तौर पर पॉलिटिकल होते हैं। 10 साल की उम्र से मैं सारे अखबार चाटना शुरू मैंने कर दिया था, पढ़ना नहीं, चाटना। तीस सीटें लोकसभा की मुसलमानों की थीं और 55 सीटें हिंदुओं की थीं। 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली और 55 की 55 सीटें हिंदुओं ने जीत ली, कांग्रेस ने जीत ली। मुल्क के अवाम ने ही यह तय कर दिया कि कांग्रेस हिंदुओं की वाहिद नुमाइंदा जमात है, एकमात्र प्रतिनिधि है। उसी तरह मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग उनकी एकमात्र प्रतिनिधि है। सूबाई असेंबली के इलेक्शन भी हो गए, सरकारें भी बन गईं। 98% मुस्लिम आबादी वाले सूबा सरहद में लोकसभा की सीट तो लीग ने जीती थी, लेकिन विधानसभा में खान अब्दुल गफ्फार खां के खुदाई खिदमतगारों की अक्सरियत हो गई। 51% मुस्लिम आबादी वाले यूनाइटेड आसाम में कांग्रेस की हुकूमत बनी, चाहे 1 या 2 के मेजॉरिटी से। बाकी पंजाब में कुछ दिन के लिए साजिश से खिज़र हयात की हुकूमत बनी थी, लेकिन वो गिर गई। फिर मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी पंजाब, सिंध और बंगाल में। अंग्रेज पर हम चाहे जितने इल्ज़ाम लगाते चले जाएं, अंग्रेज के खिलाफ तो दलित और बैकवर्ड भी बोलता है। और मैं कहता हूं कि अगर अंग्रेज ना होता तो शायद आज के जमहूरी निज़ाम में भी दलित और बैकवर्ड वहीं होते जहां से चले थे। लेकिन अंग्रेज को गाली दलित और बैकवर्ड भी देता है, हम भी देते हैं। मुसलमान इसलिए देता है ज़्यादा कि अंग्रेज ने उसी से छीना था। लेकिन अंग्रेज बिल्कुल बंटवारा नहीं चाहता था। अंग्रेज ने अपनी कैबिनेट का एक मिशन भेजा। पूरी तारीख में कभी इतने अंग्रेज मिनिस्टर बरतानिया से भारत नहीं आए थे, एक साथ आए, महीना से ज़्यादा दिल्ली में रुके। उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडरों से अलग अलग, कांग्रेस से अलग अलग सामने बैठा के कई मीटिंगें की और ये तय कर दिया कि देश का ज़मीन का बंटवारा न हो, बल्कि 20 में 11 हिंदू, 7 मुसलमान, 2 अन्य के आधार पर सारी चीज़ें, सारी नौकरियां, सारे लाइसेंस, सारे वो सब बंटते रहें। इसको खट से मान लिया मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने। कांग्रेस तो बंटवारे का विरोध कर रही थी, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी। जो डिमांड कर रहा था
जब उसने इस फार्मूले को मान लिया तो इसका मतलब है कि उसने अपनी डिमांड वापस ले ली बंटवारे की, तय हो गया। दिल्ली में 20 रुकनी कैबिनेट बनी सेंट्रल गवर्नमेंट की। कांग्रेस को 11 नाम देने थे हिंदू, उसने दिए। उसमें शायद मेरे ख्याल से कोई एक भी बैकवर्ड एससी नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर एतराज़ किया कि हिस्सा तो पूरी हिंदू आबादी का मिला है और नुमाइंदगी में 75% है ही नहीं। दूसरे दिन मुस्लिम लीग ने 7 मेंबर देने थे मुसलमान, 7 की जगह 6 दिया और एक जोगिंद्रनाथ मंडल जो शुरू से मुस्लिम लीग के साथी थे बंगाल में, एक उनको कैबिनेट में लिया। नेहरू ने सबसे ज़्यादा एतराज़ किया, वावेला मचाया कि हम हिंदुओं में फूट डालने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिन्ना ने यही कहा कि हम फूट कहाँ डाल रहे हैं, हम तो अपना कम करके, हमको तो अख्तियार है कि हम सातों सीटें मुसलमान किसी और को दे दें। आपकी 11 में से तो हमने दिया नहीं है, हमने तो अपनी 7 में से दिया है। और जब डॉक्टर अंबेडकर को राज्यसभा में लाए तो नेहरू को लगा कि अरे पाकिस्तान तो छोटा सा मांग रहा था जिन्ना, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देशों ना पाकिस्तान बन जाए। और उसके बाद से ही नेहरू ने कन्वेंसिंग शुरू कर दी कि ये साझा चलने वाला नहीं है, बंटवारा होना चाहिए। गांधी जी कतई नहीं तैयार हुए और सरदार पटेल नहीं तैयार थे, और सरदार पटेल का कांग्रेस में बहुमत था। उनकी मर्जी के बगैर नेहरू कांग्रेस से भी तजवीज़ नहीं पास करा सकते थे। किसी और ने नहीं, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, जिनको फिरोज बख्श साहब माफ़ करेंगे, मैं उनको नेहरू का आदमी मानता था, आज भी मानता हूँ और कल भी मानता रहूँगा। उनको मैं इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट शख्सियत नहीं मानता। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। लियाकत अली खां फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट पेश किया। उस बजट में छोटे उद्योग धंधों को बहुत बढ़ावा दिया गया था, टैक्सों की छूट दी गई थी और बड़े उद्योग धंधों पर बोझ लादा गया था। खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है इंडिया मीन्स फ्रीडम में कि मुस्लिम लीग ने कभी गरीब अमीर की बात नहीं की, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती थी। लेकिन लियाकत अली का बजट तो कांग्रेस की पॉलिसियों का आईनादार था। लेकिन नेहरू इतना उत्तेजित हुए, अपने को सोशलिस्ट कहने वाला बेशर्मी के साथ आदमी इतना उत्तेजित हुआ कि उसने कहा कि लियाकत अली हिंदू पूंजीपतियों को भिखारी बनाने पर तुल गए। बजट जब आज भी पेश होता है तो हर डिमांड, हर विभाग से डिमांड जाती है। होम मिनिस्ट्री की डिमांड, उसमें कटौती करके वो एडजस्ट करता है फाइनेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्ट्री की डिमांड में कमी से सरदार पटेल थोड़ा नाराज़ हुए। उनकी नाराज़गी को जैसे पता लगा नेहरू को, रात को उसके घर गए सरदार पटेल के और कहा कि मैं तो महीनों से कह रहा हूँ कि ये साझा चलने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। किसी तरह से नेहरू ने राज़ी कर लिया सरदार पटेल को। सरदार पटेल को राज़ी करते ही नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। गांधी जी को अंदाज़ा था, वो नवाखाली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रेन में बैठे। ये कौन से सन की बात है, इस सन बता दीजिए। 46 कौन 47 की बात है, ये आप जो बता रहा हूँ। वहाँ से बयान दे के चले कि बंटवारा मेरी लाश पर हो सकता है। जानते थे कि नेहरू बांटेगा, लेकिन नेहरू ने उनकी ट्रेन के दिल्ली पहुँचने का इंतजार नहीं किया। 27 मई 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बाकायदा तजवीज़ पास करके, उस तरह नहीं जिस तरह मुस्लिम लीग की बंटवारे की डिमांड थी सूबों की बुनियाद पर, बल्कि जहाँ से मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी शुरू होती है पश्चिम और पूरब में, वहाँ से नक्शे पर लकीर लगा के बंटवारे की तजवीज़ पास हुई। माउंटबेटन लॉर्ड बेवल की जगह पर आ गया था। उसका काम सिर्फ इंतकाल अख्तियारात, सत्ता के हस्तांतरण का काम उसके ज़िम्मे था। माउंटबेटन की जोरू से नेहरू के जो ताल्लुकात थे आप सब जानते हैं, हम उसको कहने की ज़रूरत नहीं। माउंटबेटन नेहरू की मुट्ठी में था।
माउंटबेटन को पहले से राजी कर लिया गया था। टॉपिक है पर नहीं, ये कोई नहीं जानता, मीडिया सब जानते हैं यहाँ पे। देखिए मैं समझ रहा हूँ, ये टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक है देखिए मैं जानता हूँ कि मीडिया ने, आज एक आदमी जानता है ये बात, इसी मीडिया के रहते हुए। अच्छा सुन लीजिए, बस मेरी बात खत्म हो रही है। नहीं, 100% टॉपिक पर है कि मीडिया चाहे तो पब्लिक को जाहिल रखे, मीडिया चाहे तो पब्लिक को एजुकेट करे। मीडिया शुरू से है, प्रिंट मीडिया थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन मुल्क की 90% आबादी सच्चाई को नहीं जानती। 27 मई को बंटवारे का रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया और 3 जून को माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो से तकरीर करते हुए बंटवारे का ऐलान कर दिया। यही सच्चाई है, इससे आगे सुई के नोक के बराबर कोई सच्चाई नहीं। जो इसको झूठ गढ़ता है, जो इस सच्चाई में झूठ को मिलाता है, वो इस मुल्क का गद्दार है, समाज का गद्दार है, यहाँ की सोच का गद्दार है। चाहे वो मीडिया में हो और चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो। यही एक सच्चाई है जिससे मीडिया ने बिल्कुल बेखबर रखा। और सही सच्चाई क्या है, हमारे साथी अभी बोल रहे थे, सही सच्चाई यह है कि हम आज भी मनु और जवाहरलाल नेहरू, उसका चेला जो था, उसके दौर में जी रहे हैं। इस पर मैं बात करता, लेकिन चूंकि सदर ने खुद टोका है इसलिए मैं उसको ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं आजतक.in के एडिटर प्रोफेसर जनाब पानिनी आनंद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। पानिनी आनंद साहब, आजतक.in के एडिटर। शुक्रिया अहमद भाई। मंच पे बैठे हुए सभी सुधीजन और जो भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको सलाम करते हुए कुछ 10 मिनट का समय है और उसमें अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि मैं मीडिया की तरफ से कोई सफाईनामा पेश करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हूँ। टॉपिक बहुत सीधा सा है और बहुत व्यापक है। टॉपिक है कि सामाजिक सद्भाव में मीडिया की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करें। सामाजिक सद्भाव क्या है उसको समझना बहुत अहम है। सामाजिक सद्भाव को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कितना है, जिसकी बात पहले रतन लाल जी बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं एक पक्ष से। दूसरा पहलू जेंडर का हो सकता है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का हो सकता है, तमाम तरह का। महिलाओं को कितनी जगह दे रहे हैं हम, उनकी कितनी बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स को कितनी जगह दे रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को कितनी जगह दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस सद्भाव में मीडिया की भूमिका के ऊपर जब बात आती है तो ये सबसे एक आसान तरीका भी है कि आप सीधे सीधे कह दें कि भाई रोज़ शाम को एक टेलीविज़न पे शो होता है या अखबार छपता है या कोई वेबसाइट चलती है या कोई रेडियो चलाता है, कोई अपना ब्लॉग चला रहा है, रिसाले छाप रहा है और वो अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। दरअसल संकट यहाँ पे है और इस बुनियादी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया के मिशन और कमीशन की जो पूरी कहानी है उसमें मिशन भी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन था, वो भी एक तरह का बायस रहा हमेशा से। और आज की स्थिति भी वही है कि जहाँ पे मीडिया खड़ा है, जिस तरह का कंटेंट वो जनरेट कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायसनेस है, उसका कोई ना कोई पक्ष है। भाई साहब अगर पीछे कोई ज़रूरी बात है तो हमें बता दें। तो मीडिया के रोल को हम अगर समझें तो एक चिर विपक्ष की जो भूमिका होती है वो मीडिया की असली भूमिका है। हम जिस दिन पत्रकार बनते हैं उस दिन हम ये समझ के बनते हैं, कितना उसको निभा पाते हैं ये बात का मसला है, लेकिन ये समझ के बनते हैं कि हमें हमेशा विपक्ष में रहना है, अपोजिशन में रहना है, क्योंकि सत्ता अच्छे काम करेगी लेकिन कुछ बुरे या गलत काम भी करेगी। हमारा काम बुरे या गलत कामों को सुधारना है, सत्ता को हमेशा ये बताना है कि ज़मीन पर हो क्या रहा है।
अगर ये काम हम ईमानदारी से कर पाएं तो सामाजिक सद्भाव में हमारी भूमिका हो सकती है। मीडिया की भूमिका सामाजिक सद्भाव को बचाने में एक बहुत सीमित भूमिका है, इस बात को भी समझ लीजिए। आप कबूतर जो अपने पैर में चिट्ठी लेके जा रहा है उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम छोड़ करके, या परचम जो लहरा रहा है, जो झंडे फहर रहे हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम छोड़ करके सारी चीज़ों से फारिग नहीं हो सकते हैं। हवाओं की भी भूमिका समझनी पड़ेगी, मजमून लिखने वालों के भी चेहरे जानने पड़ेंगे। इस देश में राजनीतिक दल एक जगह पर टिक कर बैठने को तैयार नहीं हैं, कभी इसके साथ हैं कभी उसके साथ हैं, बिजनेस इंटरेस्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं। मीडिया घरानों को कंट्रोल करने वाले लोग औद्योगिक परिवारों से आने वाले लोग हैं अधिकतर घरानों में। आपको क्या लगता है कि एक पत्रकार क्या करेगा, किन किन से वो लड़ाई करेगा, कहाँ से चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जिस देश में 60 साल में सामाजिक सद्भाव को संभालने के लिए राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे शिक्षाविद, समाजशास्त्री मिल करके कोई व्यवस्था नहीं बना पाए, तमाम तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट और तमाम तरह की जो फंडामेंटलिस्ट सोच के लोग थे वो पनपते रहे लगातार, और उनको पनपने दिया गया, वो बढ़ते गए, और उन्होंने उस समाज को हमेशा अंदर से खोखला करने का, दीमक की तरह खाने का काम किया। इसको रोकने के लिए राजनीति का कोई दोष नहीं है क्या? समाज की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? हमारी आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? पत्रकार का काम जो हो रहा है उसको दिखाना है, उसको बताना है। यह बेशक सही बात है कि बताने और दिखाने के क्रम में बहुत सारी बेईमानी आती है, लेकिन वो बेईमानी किन वजहों से आती है इसको आप समझें। देश की अगर राजनीति ईमानदार होती तो पत्रकारिता कभी बेईमान नहीं होती। देश के घराने अगर ईमानदार होते, देश के पॉलिसी मेकर अगर ईमानदार होते, देश की संसद में बैठे हुए लोग अगर ईमानदार होते, सारे के सारे विचारधाराओं में आधुनिकता होती। आप सोचिए कि कितना पीछे छूटा हुआ देश था जिस वक्त हमें संविधान मिला, इतना प्रोग्रेसिव संविधान। उसकी भी कहानी अभी हम लोगों ने सुनी कि अंबेडकर की भूमिका, मुस्लिम लीग की भूमिका, कांग्रेस की भी एक बड़ी भूमिका है, और लोगों की भी भूमिकाएं। और उस वक्त सबसे सहमत नहीं हो सकते थे। गोविंद वल्लभ पंत का एक गाना था, अंबेडकर जी का एक तराना था। सबकी अपनी अपनी बातें थी, सबके अपने अपने तर्क थे। उन तर्कों के बीच में एक काफी पीछे छूटा हुआ समाज जिसमें इतने ज्यादा बंटवारे हों, उसको बांधने के लिए एक 100 साल से भी आगे की कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कंसीव किया, उसको अपने गर्भ में रखा कि नहीं ये हमारा संविधान है, हम इसको अपने लिए तैयार कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को लेकर के आप देखिए कितना काम सरकारों ने किया है, उसको मजबूत करने के लिए कितना काम सरकारों ने किया है, कितना काम राजनीतिक दलों ने किया है। लड़ाइयाँ हुई सामाजिक मोर्चों पे, लड़ाइयाँ हुई मंडल और कमंडल के संदर्भ में, लड़ाइयाँ हुई और तमाम सारे मसलों पे, सामाजिक संदर्भों की भी लड़ाइयाँ सामने आती हैं। पत्रकार के रूप में या पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए, या जो पत्रकारिता के पेशे में हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस संवैधानिक मूल्यों को संभालते हुए, समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुछ लोग इसको निभा रहे हैं, कुछ लोग इसको नहीं निभा रहे हैं। टीवी की अपनी सीमाएं हैं, अखबारों की अपनी सीमाएं हैं। ये भी एक चीज़ बहुत बार बार सुनने को मिलता है, और कमर साहब भी इसको अक्सर लोगों के बीच में सुनते आए होंगे कि अब आजकल तो मीडिया की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। मीडिया की हालत हमेशा से, मीडिया कभी भी किसी ना किसी के पैट्रनेज में रहा ना, उसको छापने वाला कोई ना कोई व्यापारी रहा ना, किसी ने कागज़ का पैसा दिया, स्याही का पैसा दिया, विज्ञापन दिए और उस हिसाब से छपा। उनकी जो नीयत थी वो चीज़ें छप के उसमें आती थी। जिन्होंने कहा कि इसमें प्रवचन छापो, तो वहाँ से तमाम तरह की अखंड ज्योति जैसी पत्रिकाएं छपने लग गई। जिन्होंने कहा कि आज़ादी के तराने छापो, हमारी लड़ाइयों की बातें छापो, तो वहाँ से इंडिया डिमांड्स और तमाम तरह के अखबार खड़े हुए। जहाँ पे ये आया कि नहीं, बिजनेस इंटरेस्ट है, हमें विज्ञापन बेचने हैं, हमें प्रोडक्ट बेचने हैं, हमें मार्केट के हिसाब से चीज़ें बेचनी हैं, तो वहाँ पे दूसरे तरह के अखबार आज आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में बने रहते हुए, इतने तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स के बावजूद, इतने तरह के प्रोफेशनल प्रेशर्स के बावजूद, और इतने तरह के पैसे के जो दबाव हैं, उन सारे दबावों के बावजूद
मीडिया में लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। कठुआ की कहानी अगर बाहर आई तो उसमें मीडिया की भूमिका है। उसको 10 लोगों ने गलत तरीके से लिखा होगा, लेकिन 5 लोगों ने उसके लिए जान लगाई। आज तमाम तरह के फरेबी बाबा अगर जेल में हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एक स्ट्रिंगर है जिसने 10 साल 20 साल धमकियां सही हैं, मार खाई हैं, घर में घेरा गया है, उसको हर तरह का लालच देके तोड़ने की कोशिश की गई, फिर भी वो लड़े हैं और फिर भी उन्होंने इस मकाम पे चीज़ों को पहुंचाया है। हाँ, उन्नाव भी, सारे मामले, ये एक मामला नहीं, ऊना का मामला, ये सारी चीज़ें वहीं से निकल के आई। तो पत्रकारिता की भूमिका है बताने के लिए, बार बार आपको याद दिलाने के लिए कि आपके संवैधानिक मूल्यों के साथ कहाँ पे बेईमानी, कहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, इस देश की राजनीति की है, विचारधाराओं की है, संसद की है। यही उनका काम है। पत्रकारों का काम संभालना नहीं है, पत्रकारों का काम अपनी बात पे ईमानदार रहना है, सच को सच समझते हुए सच सच बताने की जिम्मेदारी है। सामाजिक सद्भाव की जिम्मेदारी केसी त्यागी जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि किनकी है, हम कैसे बता पाएंगे, या इलियास साहब उसके बारे में बात करेंगे। तो पत्रकारिता की अपनी सीमाएं हैं, सामाजिक सद्भाव में उसकी एक बहुत सीमित भूमिका है। उस सीमित भूमिका में उसको निभाने के क्रम में कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी होती हैं। हमारे हर गांव में हर किस्म का आदमी होता है, उसी तरह से पत्रकारिता में भी हर किस्म के लोग हैं। वो लोग जो ईमानदारी से हैं, वो लोग जो सच को सच समझ के चल रहे हैं और बता रहे हैं। हम लोग मुजफ्फरनगर दंगों के समय वहाँ पे पहुँचे हुए, तो बात खत्म करूँगा अपनी। सोशल मीडिया के ऊपर बात हुई, इसलिए मैं उस एक संदर्भ को लाना चाहता हूँ। डिजिटल मीडिया से हूँ, 15 साल से डिजिटल मीडिया देख रहा हूँ, इसलिए सोशल मीडिया के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। आप ये देखिए कि आज हुआ क्या है, किस तरह से, कहने के लिए कितना अच्छा है कि सोशल मीडिया है और उसके थ्रू हम चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, चीज़ें पहुंच रही हैं, लेकिन उसकी वजह से एक तरह का नियंत्रण भी खत्म हुआ है। उस नियंत्रण के खत्म होने की अच्छी बातें ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन बहुत तरह की समस्याएं भी हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों में व्हाट्सएप पे जो चल रहा था, फेसबुक पे जिस तरह के कमेंट चल रहे थे, आज आप देखिए जो भीलवाड़ा की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति को मार करके वो आदमी अपना वीडियो खुद बना करके और उसको फेसबुक पे डालता है, जिस तरह से वो फिर वहाँ पे हीरो बन रहा है। इस तरह की घटनाएं आप अक्सर देखेंगे। अब तमाम तरह के इस तरह के वीडियोस आ गए। एक मस्जिद के सामने 4 लोग बाइक लगा करके नारे लगा रहे होते हैं, या डीजे बजा करके मुहर्रम का जुलूस निकल रहा होता है और रामनवमी का जुलूस निकल रहा होता है, और वो सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे डाल करके अपने दोस्तों को भड़काने का काम कर रहे होते हैं। ये नियंत्रण बाहर हो रहे हैं। और आपको लगता है कि फेसबुक फ्री है। फेसबुक फ्री नहीं है। फेसबुक अमेरिका में बैठ के पैसे बना रहा है, आप उसके लिए बिना वेतन दिए मजदूरी कर रहे हैं। तो पत्रकारिता की जो नई चुनौती है सामाजिक सद्भाव की, वो ये भी है कि कैसे सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ का सिलसिला चल पड़ा है, और वो सत्ता के गलियारों से चल रहा है, पार्टी के मुख्यालयों से चल रहा है, और इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है, हर स्तर पे वो है, उसको भी हम कैसे बेनकाब करें, उसके बारे में कैसे चीज़ें लिखी जाएं, उसके बारे में कैसे लोगों को बताया जाए कि दरअसल सच क्या है, दरअसल हुआ क्या था, दरअसल ये वीडियो यहाँ का नहीं है, क्यूबा का है, या ये वीडियो यहाँ का नहीं है, बांग्लादेश का है, या ये वीडियो यहाँ का नहीं है, नैरोबी का है। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी सच्चाइयाँ बताने की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बताएं। आप लोग भी इस बात को, जिम्मेदारी को समझें कि सामाजिक सद्भाव में मीडिया की भूमिका जितनी अहम है, उतनी ही अहम आप सबकी भी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हर आदमी खुद के तय जवाबदेह है, और अगर आपको जवाबदेही सुनिश्चित करनी है तो यकीनन पनिनी आनंद जी को देख लीजिए। आज तक की जो वेबसाइट है उस पर जिस तरह से चीज़ें ईमानदारी से परोसी जा रही हैं, यकीनन जिस तरह से खबरों को उस पर परोसा जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई खुद पनिनी आनंद जी लड़ रहे हैं, सिस्टम में रहते हुए, सिस्टम में होते हुए। उसके लिए हम अपने फोरम की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि सर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और आपने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी खामियों को कबूल करते हुए जो निशानदेही की है, वो एक यकीनन हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए, जो हमारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके लिए एक संग मील साबित होंगी। अब इसके बाद मैं
आज के मेहमान खुसूसी और जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज स्पोक्स पर्सन पूर्व सांसद जनाब केसी त्यागी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। मंच पर बैठे हुए सभी साथी, पत्रकार बंधु और सभागृह में भी उपस्थित सभी साथी, ये विषय बहुत बड़ा और लंबा है और इसके कई पहलू हैं और 10 मिनट में उसको बांध नहीं सकते आप। हमारे समाज में बहुत खराबियां हैं। अब जो मंच पे बैठे लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं और जो समाज के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी दो भूमिकाएं, या तो इसको और खराबी की तरफ ले जाएं या इसको ठीक करने का प्रयास करें। मैं इलियास साहब की बात को, हमारे सीनियर साथी हैं, उस बहस में नहीं जाना चाहता। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने गांधी जी का जिक्र नहीं किया। गोलमेज सम्मेलन जब होते थे, गांधी जी बिगाड़ने में थे नहीं, मैं आदर के साथ आप उनका जिक्र भी कर सकते थे कि वो बढ़िया थे। मैंने आपको टोका नहीं, वैसे माफ़ करना, ये असहिष्णुता है आपकी। गोलमेज सम्मेलन जब होता था तो राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ हमारा समाज था। वो जाते थे, मैं बीकानेर का राजा हूँ, मैं कश्मीर का राजा हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ, मैं अमुक जम्मू का अमुक जगह का हूँ। डॉक्टर अंबेडकर एक बड़े किरदार थे। वो कहते थे कि मैं भारत के दलितों की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना थे, या मुस्लिम लीग के दूसरे नेता थे, जो कहते थे कि हम इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से आए। वाहिद एक इंसान था, महात्मा गांधी, जो कहता था कि मैं भारत हिंदुस्तान की तरफ से आया हूँ, इंडियन नेशन की तरफ से आया हूँ। तो उस मुल्क को, गांधी के मुल्क, उस मुल्क को बनाने में, और ऐसा नहीं है, इलियास साहब, इतिहास हमने भी पढ़ा है, मुस्लिम लीग के नेता किन्हीं कारणों से पाकिस्तान मांग रहे थे। उनकी तकरीरें होती थी कि न जवाहरलाल की मेहरबानी है, और यहाँ तक तकरीरें होती थी न लॉर्ड वावेल की मेहरबानी है, अल्लाह मियाँ का हुक्म है कि पाकिस्तान बनेगा। उस पाकिस्तान में भी आधी से ज़्यादा आबादी ने गांधी के कहने पर जाने से इनकार कर दिया। जिन्ना की हार हो गई और गांधी जीत गया। ये बात भी हमें कबूल करनी चाहिए। ये सही है कि कुछ वायदा खिलाफी भी हुई। ये सही है जो वायदे मौलाना आज़ाद ने और गांधी जी ने इंडियन मुस्लिम्स के साथ किए थे। मुझको याद है अपने इलाके का, मैं पश्चिम यूपी का रहने वाला हूँ और मैं तकलीफ़ के साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पुरखों ने ट्रेन में से निकाल के लोगों को लाए थे, मत जाइए, आप हमारे भाई हैं, यहीं रहिए, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी आपकी इकट्ठी रहेगी। और ये भी सही है कि उन इलाके में मुजफ्फरनगर भी हुआ जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने ही वतन में, गांधी के में, मौलाना आज़ाद के देश में बेवतन हो गए। ऐसा बुरा दिन भी आया, वादा खिलाफी भी हुई। लेकिन इन सब के बीच में से कोई रास्ता निकालना है। खराबी सभी जगह है। मैं पाकिस्तान गया हूँ, वहाँ इससे भी ज़्यादा खराबी है। नेपाल में गया हूँ जो हिंदू राष्ट्र था, वहाँ इससे भी ज़्यादा खराबी है। बांग्लादेश किस राह पे जाएगा, वहाँ भी खराबी है। खराबी यहाँ भी है। यहाँ हिंदू के बीच में भी खराबी है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे रतनलाल जी। जितना अपमान पिछले 3000 साल में, 4000 साल में जो भी हिंदुओं के उत्थान पतन का इतिहास है, समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, जैसा हिंदुस्तान में हुआ तो शायद ऐसे कालों के साथ भी नहीं हुआ। वहाँ भी व्हाइट हाउस में जाके काला बैठ गया, ओबामा। यहाँ तो उससे भी ज़्यादा जात पात के आधार पर जुर्म जातियाँ होती हैं। मुझे उन्ना जाने का मौका मिला, कोई वजह नहीं है। हम ही जो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं, उन्होंने ही एक आबादी को पशुओं की खाल निकालने का काम सौंप दिया।
ये ना भगवान ने तय किया, ना अल्लाह मियाँ ने तय किया। जब पशुओं की खाल निकालने लगे तो खाल क्यों निकाल रहे हो ये कह करके उनको मारना शुरू कर दिया। फिर खाल जो है उन्होंने निकालनी बंद कर दी। पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल गई कि खाल क्यों निकालनी बंद कर दी। तो इंसानों की खाल निकलनी शुरू हो गई और पशुओं की खाल निकलनी बंद होगी। ये हिंदुस्तान है। हमें हैदराबाद भी गए, जहां उस नौजवान के साथ जाती हुई, यूं ही शेड्यूल कास्ट के लड़के, कोई मुझे नहीं लगता कि मैंने पार्लियामेंट में बोला, वो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट थी, कैसे हर मिनट में बलात्कार होते हैं, कैसे घोड़ों से उतारा जाता है, कैसे छेड़छाड़ होती है दलित महिलाओं के साथ वगैरह वगैरह करके, कितने लोग मारे जाते हैं दलित परिवार के, और कैसे कम शिक्षा के अभाव में 0.05% बच्चे जो हैं वो रिसर्च तक पहुंचते हैं। उसमें एक रोहित वेमुला होता है और एकलव्य की तरह से आप उसको भी मार देते हो। तो समाज तो बर्बरता में, असमानता में, क्रूरता में, कुछ और भी आप रतनलाल जी कहना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना बर्बर है, अन्यायी है। और अपनों के साथ, मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, अपनों के साथ 3000 साल से 4000 साल से जो भी आपका तथाकथित गौरव का इतिहास है, गौरव का नहीं, उसमें एक कौम पूरी सर पे पखाना ढो रही है। मुझको कई बार वाल्मीकियों के मामले को लेकर के कई जगह जाने का मौका मिला है। आप कल्पना नहीं कर सकते। बरसात हो रही है, मैंने अपने गांव में देखा। मैं ये तकलीफें मेरी खुद की देखी हुई हैं, ये मेरी किताब की पढ़ी हुई नहीं है। बरसात है, अब से 50 साल पहले कल्पना कीजिए, ऐसे टॉयलेट भी नहीं थे, सर पे पखाना है, बरसात है, और वाल्मीकि महिला के सर पर पखाना रिस रहा पानी के साथ। ये हमारा समाज है कमियां खामियां। आंदोलन भी हो रहे हैं, बराबरी के लिए भी हो रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है इसमें। अगर समाचार पत्र के लोग ना हुए होते तो जो दलित उत्थान की बातें आ रही हैं, SC ST के लोगों में जो चेतना आ रही है, वो शायद नहीं आई होती। लेकिन उसके विरोध में वालिया की हत्या भी हो रही है, चंद्रशेखर जेल में भी है। तो ये काम भी तब होते हैं रतनलाल जी, जब समाज के अंदर प्रतिरोध की ताकत और शक्ति बढ़ती है, गुलामों में नहीं होती। वो जो गुलामी का दौर था, तब किससे कहानियां सुनने और देखने को नहीं मिलते थे। अब चूंकि दलितों में एक स्वाभिमानी तबका ऐसा पैदा हो गया है जो रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट कर रहा तो जुल्म भी बढ़ रहा है, इसलिए खबरें भी आ रही हैं। तो ये जिम्मेदारी कोई खाली पत्रकार तक छोड़ दो, ये समाज की भी है। आज जितना सामाजिक इंटॉलरेंस है, उतनी शायद कभी नहीं। बेवजह के सवाल हैं। मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोर्ट का मेंबर हूं पिछले 4-5 साल से। जिस दिन मैं गया तो मैं खैर कभी 74 में था पहली बार। हमारे मित्र आरिफ मोहम्मद खान उस ज़माने में अध्यक्ष थे। लेकिन अब जब मैं गया हूं तो मुझे पहले दिन पता था कि यहाँ जिन्ना साहब की तस्वीर लगी हुई है। सतीश गौतम भी इसी कोर्ट का मेंबर है। जाते हैं सबको पता लगता है। और कोर्ट की बैठक की में कभी ये सवाल नहीं आया कि तस्वीर क्यों लगी हुई है। वैसे भी इस्लाम वैसे भी बुत परस्ती के खिलाफ है, लगी है तो हटाई दो। आप तो बुत परस्त नहीं हैं, हम लोग तो बड़े भारी बुत परस्त। हमारे घर में 40-50 भगवान ना लगे तो रात को में नींद नहीं आती। कम से कम आप इस बीमारी से तो बचे हुए हो। इसलिए ये सवाल जानबूझ करके पैदा किए जा रहे हैं। और ये तकलीफ जो आजमी साहब आपकी है, ये समाज के हर समझदार आदमी की तकलीफ है। और पत्रकारों ने बाकायदा तकलीफ, बिल्कुल सही है अगर किसी नौजवान की है तो। दंगे होते हैं। मुझे अपने 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में दर्जनों बार, जरा पानी देंगे, दर्जनों बार दंगों में जाने का मौका मिला है। मैं उस कस्बे का रहने वाला हूँ, मुरादनगर का, जहाँ मलियाना से लाकर के 70-80 लोगों को मेरे शहर मुरादनगर नहर के किनारे
मार करके नहर में फेंक दिया गया था फॉर नो रीजन। लेकिन ये बात भी अखबार वालों ने निकाली और एक ईमानदार पुलिस अफसर ने, अखबारों में आई और फ्रंट पेज की तस्वीरें बनी, बड़ी बड़ी तस्वीर। लेकिन आज जरूर मैं ये तकलीफ के साथ कहना चाहता हूँ, सब समाज भी सिकुड़ गया है और राजनीतिक दल भी असंवेदनशील हो गए हैं। और पत्रकारिता, मैं कमीशन नहीं कहूँगा, कमीशन तो उनकी इज्जत बढ़ाने वाला काम है, इससे तो उनका सम्मान बढ़ता है और उनकी जेब भी मोटी होती है। वो अमानवीय हो गए, वो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हैं। कुछ पत्रकारों की ऐसी फौज पिछले कुछ दिनों में पैदा हुई। पशु की भी आंखों में आंसू आते हैं घटनाक्रमों को देख करके। हम गांव में हैं, हम खेती पेशे वाले हैं। हमारे पशुओं के जो बच्चे थे जब मरते थे 2-3 दिन तक पशु खाना नहीं खाता था और हम शाम को दावतें खाते हैं इंसानियत की हत्या के बाद। तो ऐसा समाज भी बन गया है, लेकिन इसमें ना तो रोने से काम चलेगा, ना डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रोपगेट करने से काम चलेगा। सबको मिलकर के एक रास्ता निकालना है और ऐसी सोच के लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास करना है। जो भारतीय समाज में जो असहिष्णुता पैदा हुई है, जो इंटॉलरेंस बिल्डअप हुई है, उसको टॉलरेंस में बदल दीजिए। आप जीत जाओगे, वो हार जाएंगे। आखिर आपका पक्ष भी इतना कमज़ोर क्यों हो गया? गांधी क्यों कमज़ोर हो गया? मौलाना आज़ाद क्यों कमज़ोर हो गए? और नेहरू को भी, जिस जवाहरलाल नेहरू की बदौलत मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था कश्मीर, राजा हरि सिंह, अब इतिहास किस किस को बताएंगे, हम तो पागल ही हो जाएंगे एक एक आदमी को बताते हुए। महाराजा कश्मीर राजा हरि सिंह की वजह से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना 15 अगस्त 1947 को, बट फॉर राजा हरि सिंह अलोन। इल्ज़ाम यह है कि शेख अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान का एजेंट है। उसने क्या किया? राजा हरि सिंह ने कश्मीर की रियासत के मामले में लियाकत अली को भी चिट्ठी लिख दी और जवाहरलाल को भी कि ये मेरा 5 सूत्री प्रोग्राम है, जो मानेगा मैं उसके साथ जाऊंगा। आपको ताज्जुब होगा कि वो लियाकत अली ने मान लिया। बड़ा संकट पैदा हो गया। राजा हिंदू, उसकी आवाम मुसलमान, और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसकी बात मान लेता है। सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल्ला की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा है आज कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से। वो जेल में है, जवाहरलाल उसको छुड़वाने जाते हैं, वो जेल से छूटते हैं, जिन्ना साहब श्रीनगर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, आप थियोक्रेटिक स्टेट बना रहे हो। मैं सुनने वाली बात है, मैं जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सेकुलर इंडिया में रहूँगा, मैं जिन्ना के थियोक्रेटिक स्टेट में नहीं रहूँगा। लेकिन आज उनके भी दिल तोड़ दिए हम लोगों ने। आज अगर कई लोगों के मन में खराबी आती है, मैं खराबी मानता हूँ दिल टूटने के बाद, तो ठीक है, उनकी तकलीफें सही हैं। इस दिन के लिए शेख अब्दुल्ला नहीं कश्मीर को हिंदुस्तान में लाए थे कि आप उनके जवान बच्चों की आंखें फोड़ दो। आर्मी का हेड बयान दे दे कि अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, कि नहीं हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो ये जो ऐसे ही सुनता समाज में फैली, ये जो अन्याय फैला, ये जो तकलीफ फैली, गैर बराबरी फैली, अब इसके 2 रास्ते हैं। या तो इसको और ख़राब होने दी, लेकिन हमारे पुरखों ने खून पसीना बहा करके, शहादत दे करके, भगत सिंह 23.5 साल के नहीं थे जब उनको फांसी लगी थी, 23.5, सुखदेव, राजगुरु वगैरह वगैरह वगैरह, अशफाकुल्ला। तो उनकी शहादत को या तो खराब हो जाने दें या फिर उठें और सब अपने अपने दायित्व को निभाएं, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, क्या पत्रकार हों। और पत्रकारों में भी एक बड़ा हिस्सा मैं मानता हूँ, जैसा आपका समाज है वैसे ही पत्रकार हो गए। समाज कैसा आपका? दंगा कश्मीर में हो रहा है और पहलू खान जो है नूह में मर रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जाति म्यांमार में हो रही है और अखलाक की जान दादरी में जा रही है। वहाँ लोगों को बाहर से ही पता लगा कि फ्रिज के अंदर गाय का मांस रखा हुआ है।
बगैर स्क्रीनिंग के। तो ये खराबियां हैं और इन्हीं खराबियों की वजह से समाज आज आंदोलित है। दलितों के सरोकार भी हैं, पिछड़ों के भी हैं। एक भी जिनकी 25% आबादी है उनका एक जज नहीं है। अभी एक फैसले में भंवरी देवी कांड हुआ, मेरे पत्रकार काबिल दोस्त बैठे हुए हैं, तो उसमें एक ब्राह्मण लड़के को सजा होती है। जब बड़ी अदालत में फैसला जाता है तो जज का फरमान है कि ब्राह्मण दलित लड़की के साथ कैसे बलात्कार कर सकता है, हम तो इनको छूना भी पसंद नहीं करते। ये भव्य देवी हत्याकांड में बलात्कार में सामने हम सब लोगों ने देखा फैसला। SC/ST एक्ट वाला हुआ, हम लोगों ने VP सिंह जी के साथ, हम भी थे और आजमी साहब भी थे, हम लोगों ने दलित एक्ट को मजबूत बनवाया। अब उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। क्यों? अगर 2-3 जज भी सुप्रीम कोर्ट में होते ऐसे तो कहते नहीं। आप हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, सोशोलॉजी है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हो। अब आपके एक्सप्रेस में मैं पढ़ता रहता हूं, जो सजा देने का सिलसिला है वो इतना कम है, चाहे वो दलितों का हो या महिलाओं का भी हो। निर्भया कांड के बाद हम सोचते थे कि सिविल सोसाइटीज़ की सेंसिबिलिटीज़ जो हैं हर्ट हुई होंगी, मोमबत्ती लिए हम रोज़ खड़े रहते थे। निर्भया कांड के बाद बलात्कारों में वृद्धि आई है। इससे ज़्यादा शेमफुल बात कुछ हो सकती है क्या? और निर्भया से कम उम्र की लड़कियों के साथ जाति करने का सिलसिला बढ़ा है। कैसा समाज है भाई? कहाँ से आए हैं लोग? ये आखिर कैसे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की बच्ची के साथ सिर्फ इसी मुल्क में ये काम हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो आप तो अफ्रीका से भी और उगांडा से भी, नाइजीरिया से बुरी सोसाइटी हो जो आपके यहाँ सारे काम होते हैं। लेकिन पहले भी नहीं था। वैसे सांप्रदायिक दंगों में अखबारों के एक तबके का एटीट्यूड अच्छा नहीं था। मुझको याद है, मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ था जब मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोली चली थी, और मैं पार्लियामेंट में भी था उस दिन। तो 2-3 अखबारें उत्तर प्रदेश के जिक्र करना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। उन्होंने 17 जो अयोध्या में मरे थे कार सेवक, उनको 1700 लिख दिया। और पार्लियामेंट में जब ये सवाल आया तो चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे, VP सिंह जी हट गए थे। उन्होंने कहा मैं अभी 5 मिनट में इस्तीफा देता हूं, अगर 18वां कार सेवक मरा हुआ हो उसका नाम दीजिए मुझको। ना अटल जी ना अडवाणी जी, क्योंकि 18वां कार सेवक मरा नहीं है, नाम कहां से देंगे? लेकिन सरयू नदी का रंग लाल हो गया था, जमुना काली हो गई थी, गंगा पीली हो गई थी। ये भाषण हो रहे थे उस जमाने में। और ये घटना मैं बता के अपनी बात खत्म करूँगा, चूँकि चिट्ठी ना दी मुझे तो आप अच्छा ही है। जब ये कांड हुआ है जिसमें मुलायम सिंह यादव ने अपने प्रयास किए थे बाबरी मस्जिद को बचाने के, ये खबर सुन के बांग्लादेश के अंदर, मेरे पास अखबार की कटिंग है और सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 2-3 हज़ार का जुलूस वहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के लिए ढाका में कूच करता है। उसमें भी 12 लोग मारे जाते हैं। और बांग्लादेश की सरकार यहाँ की हुकूमतों की तरह से सेकुलर गवर्नमेंट नहीं मानी जाती थी। तो यहाँ अगर हम मस्जिद की हिफाजत करते हैं तो फिर कहीं मंदिर की हिफाजत होती है। अगर हमारे हुक्मरान ये भी सोच लें तो काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाए। लेकिन ये ख़राब दौर है, इसमें ना अफसोस करने से कुछ काम चलेगा, सबको अपने अपने फ़र्ज पूरे करने पड़े। बहुत बुरा दौर है, बहुत ही बुरा। मैं तो अपने उम्र मेरी है 70 के आसपास, लेकिन 40-45 सालों से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। मैंने ऐसा खराब दौर देखा ही नहीं है। सभी के लिए अखबार वाले हैं, इनसे कहा गया था भी थोड़े से झुक जाओ, ये लेट गए। हुकूमत ने कहा कि थोड़े झुक जाओ, और ये झुके पहली बार नहीं है। मैं आपातकाल में इमरजेंसी में जेल में रहा हूँ। ये तो
कलाबाजियां खाने लगे। एक तो कुलदीप नैयर साहब निकले और 2-4 लोग और निकले, बाकी मुखबरी कर रहे थे पत्रकारों की। वो भी दौर था, कितना बुरा दौर था वो। मेरा ये कहना है, क्योंकि सब विद्वान लोग हैं, ये कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं है, जब वो दौर नहीं रहा तो ये दौर भी नहीं रहेगा। समाधान यही है कि जो सर ने लास्ट में रिमार्केबल बात कही है कि हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर ले, समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा। हमें अपने आप को ठीक करना है, समाज ठीक हो जाएगा। समाज को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे को गाली देने से पहले हमें सोच लें कि शायद हमें भी कोई गाली देगा तो बुरा लगेगा। यही मेन जिम्मेदारी हमारी और आपकी, सब लोगों की। अब इसके बाद सदर साहब की तकरीर होगी। कमर आगा साहब मोहताज तारुफ नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल दुनिया उनको जानती है, डिफेंस विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बात रखें। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सभी बातों पे काफ़ी विस्तार से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बातचीत हो चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मीडिया जो होता है ये एक आईना है। जैसी सोसाइटी होती है वैसा ये उसका रोल होता है। हम ही लोग, सोसाइटी के लोग ही मीडिया में काम करते हैं, और मीडिया में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। जैसे सोसाइटी में हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और कुछ बहुत सीरियस हैं, कुछ कम सीरियस हैं, आपको दिखेगा सोसाइटी की तरह। उसी तरह से मीडिया में। लेकिन कुछ बातें बड़ी अच्छी हैं भारत के अंदर, जो हमको दूसरे आसपास के मुल्कों में नहीं दिखाई देती। वो एक ये कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, जिसकी वजह से हम सबको हक़ है अखबार निकालने का, मीडिया में आने का, लिखने के लिए। अब तो पहले जब हम लोग आए थे मीडिया में तो महज प्रिंट मीडिया होता था और दूरदर्शन छोटा सा था जिसमें शाम की न्यूज़ आती थी खाली। फिर उसके बाद प्राइवेट मीडिया आया जिसके अंदर टेलीविज़न भी आ गया, और अब तो हर कोई जर्नलिस्ट हो गया है जब से सोशल मीडिया आया है। कोई बात छिप नहीं सकती। अगर अखबार वाले या मीडिया वाले या जर्नलिस्ट अगर किसी चीज़ को छिपाना चाहें भी तो वो छिपाई नहीं जा सकती। मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन आपके टेलीफोन सेट के ऊपर आती रहती है, आप पढ़ते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, और आप उसके ऊपर कमेंट भी करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा दौर है, इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और इसमें बुराइयाँ भी हैं बहुत सी, जिनका अभी काफ़ी जिक्र हो चुका है। जो बुराइयाँ थीं उनके बारे में लोगों ने बताया, और प्रॉब्लम्स बहुत हैं मुल्क के अंदर, जिसका जिक्र अभी त्यागी जी ने कहा कि यहाँ पे अच्छाइयाँ, मैं समझता हूँ अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम हैं अभी भी। इसलिए कि अगर आप दूसरे मुल्क में जाएं, यहाँ आसपास के हमारे जितने मुल्क हैं, वहाँ तो बात करना भी मुश्किल है और मजहबी आज़ादी भी नहीं रह गई है। ज़्यादातर मजहबी तारीख़ों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं या मस्जिदों में बम फटते हैं, जब इस्लाम के नाम पे इस्लामी हुकूमतों में की जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। आप सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं, ज़्यादातर हुकूमतें फ़ेल हो रही हैं। अराजकता या फितना फसाद फैलता चला जा रहा है चारों तरफ। मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में उसको रोकना भी बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि आलमी इस्लाम में न तो कोई पॉलिटिकल लीडर नज़र आता है और न ही कोई मजहबी बड़ा रहनुमा दिखाई देता है। बहुत ख़राब दौर से गुज़र रहे हैं। इसमें जो कुछ है, हम समझते हैं कि यहाँ भी जितनी हमको आज़ादी है, जितने आज़ाद तरीक़े से हम रहते हैं, हम जितने चाहे अखबार निकाल सकते हैं, वेब पोर्टल जो जी चाहे कर सकते हैं, ये आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और वहाँ पे अगर आप जाके देखें तो मेरे ख्याल है बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो गए हैं, देखा है, यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग गए हैं। रहना भी मुश्किल है, बात करना भी मुश्किल है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते वहाँ। अगर सोचेंगे भी तो आप शायद बहुत सी जगहों पे आपको उससे पहले कि रात में उठा लिया जाता है, गायब हो जाते हैं लोग। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इलियासी साहब ने, इलियास साहब ने, हमारे बुज़ुर्ग हैं, अभी ज़िक्र किया था पार्टीशन का। उन्होंने कहा था कि वो जितना जानते हैं दूसरा नहीं जानता। हो सकता है ये सही हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं, पढ़ा लिखा है, जो देखा है। पार्टीशन बहुत पहले से तय हो गया था। उसमें ये कहना कि हम लोग की, मुसलमानों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा।
मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है, और उससे पहले एक माहौल बन गया था कि मुस्लिम सारे सेपरेट नेशन और हमको अलग रहना होगा, हम साथ में नहीं रहेंगे, मेजॉरिटी के साथ हमको अलग चाहिए। ये डिबेट अल्लामा इकबाल भी इसके पार्ट थे और बहुत से थे, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल था अंग्रेज़ों का, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स बहुत पहले से लगा ली थी। और ये सियासत ये महज हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। जिस वक्त हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ है उस वक्त और उसके आगे और पीछे बहुत से देश अंग्रेज़ों ने बांटे। फ़िलिस्तीन भी उसमें से एक देश था, और उसके अलावा उन्होंने कोरिया और वियतनाम को भी बट गया। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में वाइट माइनॉरिटी रूल्स, रोडेशिया में भी वाइट माइनॉरिटी रूल उन्होंने इम्पोज करके ख़ुद विड्रॉ कर गए। तो ये एक बड़ी साजिश थी जो अंग्रेज़ बहुत समय से उन्होंने तय कर लिया था कि वो बहुत समय तक उनको मालूम था कि उनका कॉलोनियल रूल नहीं रह सकता। तो उन्होंने एक एक्सिस बनाई थी जिसमें साउथ कोरिया, वियतनाम, पाकिस्तान जिसके बाद में बना, फिर उसके बाद फ़िलिस्तीन में इज़राइल बना, और साउथ अफ्रीका, नामीबिया, रोडेशिया, ये एक्सिस आप देखिए पूरा एफ्रो एशिया में जाता है। और इन्हीं देशों की मदद से उन्होंने आज तक अपनी हुकूमत इनडायरेक्टली क़याम करे हुए हैं, और उन्हीं की मदद से वहाँ पे आज जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। और उन्हीं ने ही जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नई हुकूमतें बनवाई थी, वीक डिपेंडेंट स्टेट्स तमाम इस्लामिक देशों में बनाई गई थी, जिनकी वजह जो कि अब फेल होती हुई आपको नज़र आ रही हैं, तमाम पर्शियन गल्फ़ हो या दूसरी जगहों पे हो। तो ये एक लंबी साजिश है, एक लंबी डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी भी थे और नेहरू जी भी खिलाफत कर रहे थे, पार्टीशन वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू जी काफ़ी प्रैग्मेटिक थे, वो अंग्रेज़ों की चाल सबसे पहले समझ गए थे, और उनको इंटरनेशनल रिलेशंस का भी काफ़ी नॉलेज थी, समझ थी, जो जिन्ना साहब को न तो सेंस ऑफ हिस्ट्री था और न ही उनको इस बात का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान बनेगा तो मुसलमानों का क्या हशर पाकिस्तान में होगा और क्या हशर हिंदुस्तान में होगा। लेकिन ये सोच है जो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी इस सोच के लोग बाकी हैं। दूसरी तरफ भी हैं, कश्मीर में भी हमको दोबारा से इस किस्म की आवाज़ें लगती हैं। हम लोग समझते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है हम लोगों के लिए, हम लोगों को सोचना चाहिए दोबारा से, इस तरह की ताकतों की मजम्मत करनी चाहिए। इसलिए कि जितना भी पार्टीशन हुआ है उसका सिर्फ नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो मुसलमानों का हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान की जो हालत है आप देख रहे हैं, इसलिए कि वो एक नेचुरल स्टेट तो है नहीं, आर्टिफिशियली आपने बना दी। वहाँ पे अंदर सिंध भी परेशान है उनसे, और बलूच की अलग परेशानी खड़ी हुई है, और फिर वहाँ पे पश्तून अलग आज़ादी की बात कर रहे हैं, एक साथ मिल के नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ। वहाँ के लोगों से जब बात करो पश्तून से तो वो कहते हैं कि हमें पंजाब, वहाँ का जो पंजाब प्रोविंस है उसने हमें ग़ुलाम बना रखा है, इसलिए कि आर्मी जो है उसमें पंजाब प्रांत के लोगों, ख़ास तौर से लीडरशिप में जितने हैं वो ज़्यादातर वो हैं पश्तून में। आज के वक्त इस वक्त पिछले 3 महीने से लगातार वहाँ पे पश्तून डिमॉन्स्ट्रेशन हर शहर में हो रहे हैं, फाटा के रीजन में भी और पख्तूनख्वा में भी, जिसको हम पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। एक बुरा माहौल बना हुआ है, उसके अंदर भी बलूचिस्तान के अंदर भी वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, नेशनलिस्ट वर्सेस इस्लामिस्ट। और फिर उसके अलावा दूसरे इलाके जो सिंध में भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट दोबारा से खड़ा हो गया है। तो ये क्या बनाया था हमने, किस लिए बनाया था? एक ये मॉडल के नाम पे बना था जो यहाँ पे वो हुआ। आज हम लोग बहुत बेहतर हैं, हमें जितनी मजहबी आज़ादी इस मुल्क में है मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे मुल्क में। हर फ़िरक़े के लोग यहाँ आसानी अपने मज़हब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। जितने चाहे आप मदरसे खोलें, जितने चाहे आप अखबार निकालें, जितना चाहे आप बातें करें, आपको कोई रोकने टोकने वाला बात नहीं। दूसरी बात ये भी है कि त्यागी जी ने इन बातों का जिक्र किया कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी थिंकिंग बहुत नैरो माइंडेड है, और हम लोग जानते हैं उनको, जिनको हम फ्रिंज एलिमेंट भी कहते हैं, जो बार बार सर उठाते रहते हैं यहाँ पे और दबाए जाते हैं। लेकिन ये हमने देखा है कि यहाँ के अंदर बहुत दिनों तक बहुत राइट विंग थिंकिंग जो होती है वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलती। ये बुद्धा और गांधी का देश है, यहाँ मध्यम ही पाथ चलता है, जो मिडिल पाथ से हटता है वो नहीं चल पाता इस देश के अंदर। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, ये एक फ़ेज़ है और मैं समझता हूँ ये फ़ेज़ आता है चला जाता है, इस तरह के पहले भी आए हैं फ़ेज़।
दूसरी चीज़ ये भी है कि इस वक्त बहुत राइट विंग स्विंग है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये महज हिंदुस्तान में नहीं है, ये ग्लोबल है। इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है और यूरोप में भी के तमाम देशों में आपको मिलेगी। उसकी वजह यह है कि हम जिहाद, जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे चंद लोगों ने खड़े हो गए हैं और जिस तरीके से तमाम हर शहर के अंदर बॉम्बिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हालांकि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो मुसलमानों का हो रहा है। जिस तरीके से बॉम्बिंग अमेरिका में हो रही है कि इन लोगों ने, जिस तरीके से लंदन बॉम्बिंग या दूसरे तमाम शहरों में एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, उसकी वजह एक बड़ी वजह ये है राइट विंग शिफ्ट की, जिसकी वजह से और यहाँ पे भी जो कश्मीर में हो रहा है उसका भी असर हमको दिल्ली और दूसरे तमाम शहरों में नज़र आ रहा है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के जो अनासर हैं उनको रोकें और एक सही राह पे हम लोग हमेशा से मिलजुल के रहे हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रही है, हज़ारों साल का हमारा इतिहास है और हमें उसी पे कायम रहना चाहिए। ये फेज़ आते हैं चले जाते हैं और ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि सभी चीज़ों पे बातचीत हो चुकी है। मीडिया का एक बड़ा रोल है यहाँ पे, तमाम मैं देख रहा हूँ मीडिया से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस फेज़ में किस तरीके से वो काम करें और एक यकजहती बनाएं और आगे बढ़ें। इन्हीं के साथ मैं सभी ऑर्गेनाइज़र्स का और इस फोरम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझको यहाँ पे बुलाया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वतन की चाह मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं अपने तमाम मेहमानों का और तमाम ऑडियंस का, मीडिया के साथियों का, मकबूल भाई आज तक से, अनवार भाई पीटीआई से, फरहान भाई और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, ओएस भाई हैं, शार्ट टाइम से, मिल्लत टाइम से, एशिया टाइम से अशरफ बस्तरी साहब, तमाम लोग, इमरान भाई हैं यूएनआई से, बहुत सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, काफ़ी रहनुमाई करते रहते हैं। सभी लोगों का, खुर्शीद आलम पासा साहब, हमारे बुज़ुर्ग सरपरस्त गुफरान भाई, अकबर भाई, ओसी भाई मेरा छोटा, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। फरजान कुरैशी साहब, मैं सबसे पहले नाम लिया हूँ, फरजान भाई का नाम नहीं लूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं जानता हूँ। तो तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और इसके साथ बाहर चाय नाश्ते का इंतज़ाम है। आप लोगों से इल्तिजा है कि आप तशरीफ़ लाएँ। अगर किसी तरह की कोई कोताही रही हो तो माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का।